Welcome friends to my JK Story channel. वेलकम फ्रेंड्स टू माय जेके स्टोरी चैनल। द ग्रेट मास्टरमाइंड एपिसोड 1। एक नई दुनिया और महान सिस्टम। सूर्य की किरणें सीधा राहुल की आंखों पर पड़ती हैं, जिससे राहुल, जो अब तक सोया हुआ था, वो अपनी नींद से उठ जाता है। नींद से उठते ही उसे अपने चेहरे पर किसी चीज से गुदगुदी सी महसूस होती है, जिसके कारण वो जैसे ही अपने आसपास अपनी नजरों को घूमता है तो उसे एहसास होता है कि वो एक बड़े घास के मैदान में लेटा हुआ है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और खुद से धीरे से बोलता है, क्या मैं उस कार एक्सीडेंट से मर नहीं गया था? तो फिर मैं अभी जिंदा कैसे हूँ? इस सवालों और विचारों से कि वो अभी तक जिंदा कैसे है और अभी यहाँ इस घास के मैदान में क्या कर रहा है, उसका दिमाग पूरी तरह से भर जाता है। अभी उसके दिमाग में ये सारे सवाल घूम ही रहे होते हैं कि तभी वो सामने कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें शौक से बड़ी-बड़ी हो जाती हैं और वो जो सोच रहा था उसके बारे में तुरंत भूल जाता है। पर फिर उसके एक्सप्रेशन शौक से हैरानी में बदल जाते हैं और वो अपनी आंखों के सामने एक लड़की को देखता है जिसने देवी देवताओं जैसे कपड़े पहने हुए थे। हम या कह लो बहुत ही प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे और वो लड़की जहां उसका चेहरा था ठीक उसी के ऊपर अपने प्राचीन काल के कपड़ों को नीचे करके बैठने लगती है। और उस लड़की की ऐसी हरकत को देखकर राहुल अपने मन में चिल्लाता है, हे भगवान, कहीं ये लड़की वो करने की कोशिश तो नहीं कर रही है? हो नहीं नहीं, ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती। इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की ऐसे भी कहीं भी सुसु थोड़े ही कर सकती है। और ऐसा सीधा और संस्कारी मेरे जैसा लड़का कैसे इतनी सुंदर लड़की को खुद को शांत करते हुए देख सकता है? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि सामने कुछ देखकर उसकी आंखें जितनी चौड़ी हो सकती थी उतनी चौड़ी हो जाती हैं और उसकी नजरें तुरंत उस सुंदर दिखने वाली लड़की के ऊपर टिक जाती हैं। जैसे ही वो लड़की अपनी बाहरी स्कर्ट को पूरी तरीके से ऊपर करके अपने आंतरिक वस्त्र को धीरे धीरे नीचे करने लगती है। और जैसे जैसे वो लड़की अपने उन आंतरिक वस्त्रों नीचे कर रही थी वैसे वैसे ही राहुल को उसकी गोरी त्वचा दिखने लगती है। और जैसे जैसे ये सिचुएशन वक्त के साथ बिगड़ती जा रही थी वैसे वैसे राहुल का शांत रहना मुश्किल होता जा रहा था। और जैसे ही राहुल उस लड़की के सुंदर चेहरे के एक्सप्रेशन को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये लड़की उसके सर के ऊपर मुड़कर ही रहेगी। जिसका एहसास होते ही राहुल जल्दी से अपने सर को उन लंबी घासों में से बाहर निकालता है और जितनी शक्ति उसके गले में थी उससे वो जोर से चिल्लाता है, मिस, आपको क्या लग रहा है कि आप यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आप कैसे, कहीं भी आपका जहां दिल किया आप वहां मूड सकती हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। राहुल के इस तरह चिल्लाने से जैसे समय ठहर सा गया हो और धीरे धीरे माहौल में टेंशन बढ़ती जा रही थी और वो बेचारी लड़की तो जिस हालत में आधी बैठी थी उसी हालत में जम सी जाती है और फिर जैसे उसे एहसास होता है कि अभी अभी क्या हुआ है वैसे ही वो जोर से आ करके चिल्लाती है। और चिल्लाने के तुरंत बाद जो अपनी बाहरी स्कर्ट को ऊपर उठाया हुआ था वो उसको वैसे ही तुरंत छोड़ देती है और फिर तुरंत ही चिल्लाने के साथ ही उस लड़की की पूरा शरीर जोर से कांपने लगता है और वो जल्दी से अपनी म्यान में से तलवार को निकालती है और फिर वो उस तलवार को हवा में सीधा लेटाकर छोड़ देती है। उस तलवार के जमीन पर गिरने से पहले ही वो लड़की जल्दी से उस तलवार पर छलांग लगाकर अपने पैरों को उस पर रखती है और रखते ही वो जितना तेज हो सके उतनी तेजी से वो उस तलवार के ऊपर सवार होकर ऊपर आसमान में उड़कर दूर कहीं निकल जाती है। इस चीज को अपनी आंखों के सामने होता देख राहुल शॉकड एक्सप्रेशन के साथ चिल्लाता है, माय गॉड, ये क्या बकवास है? हकीकत में उड़ने वाली तलवार? तो इसका मतलब क्या वो लड़की असल में कोई देवी परी थी जैसा मैंने पॉकेट नॉवल की कहानियों में पढ़ा था? ये एहसास होते ही राहुल स्तब्ध रह जाता है और ठीक इसी वक्त बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसके दिमाग में इस दुनिया की यादें एंटर करने लगती हैं जिससे उसका सर पूरा भर जाता है और उसे बहुत तेज सर में दर्द होने लगता है। ये सारी यादें उसे बिल्कुल ऐसा महसूस करवा रही थी कि वो खुद इन पलों को जिया हो। और कुछ समय बाद जब वो इन यादों को अच्छी तरह स्वीकार कर लेता है तो उसे अपनी सिचुएशन का एहसास होता है और वो चिल्लाता है, ये क्या बेहूदगी है? मैंने दुनिया पार कर ली क्या? ओ नो, लगता है मैंने सच में दुनिया पार कर ली। और इस सिचुएशन को खुद से बहुत मुश्किल से स्वीकार करने के बाद राहुल जल्दी से अपने दिमाग में उन सभी यादों को देखने लगता है जो उसे अभी अभी मिली थी और तब कहीं जाकर उसे अपनी इस सिचुएशन की सही समझ आती है। और वो हैरानी से बोलता बोलता है, ये एक कल्टीवेशन वाली दुनिया है। तारांकन मतलब जिस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो यहाँ के लोग अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक जड़ स्पिरिचुअल रूट से ग्रहण करके अपने शरीर की अशुद्धियों को दूर करते हैं और अपने शरीर को आम लोगों से ज्यादा ताकतवर बनाते हैं और फिर इस ऊर्जा को अपने शरीर द्वारा नियंत्रित कंट्रोल करके भीन भीन कार्यों में उपयोग करते हैं। जैसे उस लड़की ने अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल उस तलवार पर सवार होकर उड़ने में किया था और इस ऊर्जा से बार बार अपने आप को ट्रेन करके यहाँ के लोग अमरता की ओर बढ़ते हैं और अलग अलग शक्तियों और ताकत को प्राप्त करते हैं। और ये शरीर जिसका अब वो मालिक है वो एक प्रिंस कॉन्सेप्ट का शरीर है। तारांकन प्रिंस कॉन्सेप्ट मतलब वो जिसकी शादी किसी देश के राजा की बेटी मतलब देश की राजकुमारी से हुई होती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि प्रिंस कॉन्सेप्ट उस आदमी का टाइटल है जिसकी शादी प्रिंसेस यानी राजकुमारी से हुई होती है, राइटर। और अब से मैं इसकी प्रिंस कॉन्सेप्ट की जगह सीधा राजकुमार टाइटल का ही प्रयोग करूंगा, तारांकन। पर इसके बावजूद भी ये राजकुमार काफी बदकिस्मत था। राजकुमार बनने से पहले ये लड़का एक गरीब अनाथ था, पर इसके बावजूद भी ये लड़का इस दुनिया में पाई जाने वाली करोड़ों में से एक महान आध्यात्मिक जड़ का मालिक था। और जब ये काफी छोटा था तो इस पर इस देश के राजा की नजर पड़ जाती है जो इसके इस जन्मधारी आध्यात्मिक जड़ को पहचान लेता है और इसके सुनहरे भविष्य को देखते हुए वो राजा इसे प्रिंस कॉन्सेप्ट की उपाधि देता है और अपनी बेटी की शादी इससे तय कर देता है। इसके बाद वो राजा इस लड़के को काफी सारे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर खजाने देता है ताकि इससे इस लड़के का कल्टीवेशन में विकास जल्द से जल्द हो पाए और होता भी यही है। 6 साल के कम समय में ही ये लड़का अपने शरीर के केंद्र में जहां पूरे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठी होती है जिसे ऊर्जा केंद्र टेंशन कहा जाता है, वहां पर एक सुनहरे रंग के कोर का निर्माण करके ये राजकुमार गोल्डन कोर स्टेज पर चला जाता है। तारांकन पहले तो कोर होता क्या है? कोर असल में वो चीज होता है जिसमें एक कल्टीवेटर अपनी सबसे शुद्ध और सबसे गहरी ऊर्जा को अपने अंदर संभाल के रखता है और इसे हर कल्टीवेटर को अपने शरीर में बनाने की जरूरत पड़ती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी शुद्ध ऊर्जा को एक कल्टीवेटर अपने ऊर्जा केंद्र में ऐसे ही नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये ऊर्जा जितनी ज्यादा शुद्ध होगी उतनी ही ज्यादा वो खतरनाक होगी जो कल्टीवेटर के शरीर को तुरंत नष्ट कर सकती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि कोर एक तरह के सख्त कवच की तरह होता है जो शुद्ध ऊर्जा को शरीर में लीक होने से रोकता है। और अब दूसरा गोल्डन कोर स्टेज क्या है? इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जैसे जैसे एक इंसान इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में शुद्ध करता जाता है और इससे अपने शरीर और आत्मा को ढालता रहता है, वैसे वैसे वो इंसान इस पूरी यात्रा में अलग अलग चरण से होकर गुजरता है जिसे हम कल्टीवेशन स्टेज बोलते हैं। और ये गोल्डन कोर स्टेज भी उन्हीं में से एक चरण का नाम है जिसमें एक कल्टीवेटर का कोर पूरी तरह से बनकर सुनहरे रंग का हो जाता है, तारांकन। और ठीक उस लड़के के गोल्डन कोर स्टेज पर जाते ही इस देश का राजा अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवा देता है और शादी के पूरे होते ही ये लड़का यानी राजा का जमाई, जिसे हम अब से राजकुमार कहकर बुलाएंगे, और वो लड़की मतलब राजकुमारी अपने कक्ष में फिर लगातार पूरे 7 दिन और रात एक ही बिस्तर पर बिताते हैं, जिसका नतीजा ये निकल कर आता है कि वो राजकुमारी इस राजकुमार मतलब इस लड़के के गोल्डन कोर को नष्ट करके उसमें मौजूद सारी ऊर्जा को इससे छीनकर खुद ग्रहण करके इसको कमजोर हालत में छोड़ देती है और यहाँ तक कि इसकी स्पेशल करों में एक आध्यात्मिक जड़ को भी नहीं छोड़ती और उसका सब कुछ खुद ग्रहण कर लेती है। और ठीक इस तरह इस नए दूल्हे को वो राजकुमारी बिना आध्यात्मिक जड़ और बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा के अपन करके छोड़ देती है और अपन होने के कारण पूरे राजघराने महल में उसकी कोई भी अहमियत नहीं बचती।
जिसके कारण उसे बिना आम जनता की नजर में आए चुपके से राजमहल से बाहर ले जाकर एक सुनसान जगह पर उसे मारकर उसके शरीर को वहीं फेंक दिया जाता है और फिर इसी शरीर के साथ साथ राजकुमार के साथ क्या हुआ है इसके सारे सबूत भी हमेशा हमेशा के लिए महल से गायब हो जाते हैं। छी, कितनी शर्म की बात है। इतना कहने के बाद राहुल अपनी पुरानी दुनिया की यादों को इस दुनिया की यादों से अलग करता है और पूरे अफसोस के साथ खुद से बोलता है, क्या यार, मैंने उस दुनिया को टाइम से पहले पार क्यों नहीं किया जिस वक्त इस शरीर का मालिक उस खूबसूरत राजकुमारी के साथ बिस्तर पर वो पागलपंती वाली एक्सरसाइज को कर रहा था। राइट, ही आप लोग समझदार हो। उद्धरण चिन्ह कोष्टक। उस राजकुमारी के खूबसूरत फिगर और उस खूबसूरत पल को याद करके राहुल की सांसें तेज और ऊपर नीचे होने लगती है और वो बार बार इस दुनिया में पहले ना आने की वजह से अफसोस जताने लगता है। अभी वो इस सिचुएशन के ऐसे होने पर अफसोस जता ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक क्यूट आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ठरकी कहीं के मुझे छुपके देखने की, जब मैं अपने आप को शांत कर रही थी। इस गुनाह के लिए आज मैं तुम्हारी जान तुमसे ले लूंगी। और इस क्यूट आवाज को सुनकर जैसे ही राहुल सामने की ओर देखता है तो उसे वही पहले वाली खूबसूरत लड़की दिखती है जिसका चेहरा शर्म और गुस्से से पूरा लाल हो चुका था और इसके साथ साथ राहुल को उस लड़की की आंखों में ना डगमगाने वाली मारने की इच्छा नजर आती है। फिर वो देखता है कि उस लड़की की वही तलवार जिस पर वो कुछ देर पहले उड़ रही थी वो अभी उस लड़की के साइड में हवा में तैर रही थी और उस तलवार का तीखा और नुकीला हिस्सा राहुल की तरफ था, ताकि जैसे ही वो लड़की उस तलवार को आगे को भेजे तो वो सीधा राहुल को एक बारी में ही खत्म कर दे। इस चीज को देखकर राहुल सीधा खड़ा हो जाता है और जोर से उस लड़की पर चिल्लाता है, ये क्या बकवास है, ये बिल्कुल एक गलत फहमी है मिस, वो आप ही थी। जब मैं इस घास के मैदान में सो रहा था तब आप ही अपने उन छोटे लाल नितंबों से मेरे सर की ओर निशाना लगा रही थी, और अगर फिर भी आप इसके लिए मुझे मारना चाहती हैं ताकि आप अपने इस गुस्से को शांत कर पाएं तो प्लीज क्या आप सबसे पहले अपने आंतरिक वस्त्रों को ऊपर कर सकती हैं, क्योंकि आपको इस तरह देखने से मैं अपने पैरों में भागने के लिए शक्ति को नहीं जुटा पा रहा हूँ। और इतना बोलकर राहुल उधर से पीछे को घूमता है और तेजी से वहां से भागने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल की बात को सुनकर उस लड़की के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं और उसके गाल और कान शर्म से बिल्कुल लाल हो जाते हैं और फिर वो लड़की तुरंत झुककर सबसे पहले अपने आंतरिक वस्त्रों को ऊपर करती है और गुस्से से चिल्लाती है, ठरकी कहीं के, तुम अपनी मौत को न्योता दे रहे हो। और वो फिर अपनी तलवार पर खड़े होकर राहुल की तरफ अपनी उड़ान को भरती है और वो इतनी तेज होता है कि उससे हवा को चीरने की आवाज है, वूश कोष्टक। और वहीं राहुल बिल्कुल पागलों की तरह पूरी तेजी से भाग रहा जैसे उसके पीछे पूरे बैलों का झुंड पड़ गया हो ताकि वो किसी तरह से अपनी जान को बचा सके। तभी भागते भागते राहुल के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो अपने आप को भागते भागते तुरंत रोकता है और अपने कपड़ों में से तुरंत एक जान पहचान वाली छोटी सी टाइल का टुकड़ा निकालता है, राजशाही लोगों का पहचान चिन्ह, और उस लड़की को दिखाते हुए उसकी तरफ घूम जाता है और जितना तेज हो सकता था उतनी तेज चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खतरनाक पागल औरत, मैं अग्नि राज्य का राजकुमार हूँ, अग्नि राज्य इस देश का नाम है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी निंदा करने की, अपने कदमों को संभालो वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की अगली 9 पुश्तों को भी खत्म करवा सकता हूँ। और ठीक इसी वक्त इतना बोलते ही राहुल के दिमाग में कई डिंग डिंग की नोटिफिकेशन जैसी आवाज आती है और एक आवाज सिस्टम से आती है, बधाई हो होस्ट राहुल शर्मा को सख्त एक्टिंग को बढ़ावा देने वाले और मुंह पर बेइज्जती का थप्पड़ मारने वाले सिस्टम को शुरू करने के लिए। ये सिस्टम आपको जीने, आपको बचाने, आपको सख्त एक्टिंग करने में मदद करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आप इस दुनिया की हर ऊंचाइयों को छू पाएं। इसमें ये सिस्टम आपकी भरपूर मदद करेगा। बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक उस लड़की के सामने सख्त एक्टिंग करने पर। आपको इसके लिए एक सख्त एक्टिंग पॉइंट इनाम में दिया जाता है। क्या आप हमारे स्टोर में जाकर इन पॉइंट्स को कुछ स्पेशल चीजों के लिए खर्च करना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम ने अभी अभी ये जांचा है कि अभी होस्ट राहुल बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो इस हालत में वो इस मुसीबतों से भरी दुनिया में जीने के काबिल नहीं है। इसलिए सिस्टम होस्ट राहुल को एक स्पेशल गिफ्ट बैग देता है जिसकी मदद से होस्ट के जीने के आसार बढ़ जाएंगे। क्या आप इस बैग को अभी खोलना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और जैसे ही ये सारी आवाज राहुल को अपने दिमाग में सुनाई देती है वैसे ही उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी स्क्रीन खुल जाती है जिस पर बहुत सी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। होस्ट राहुल, कल्टीवेशन स्टेज नॉर्मल इंसान जिसकी बाजुओं में एक मुर्गी से भी कम ताकत है, एक्सपीरियंस पॉइंट O100, सख्त एक्टिंग पॉइंट 1 पॉइंट, स्किल कोई भी नहीं, पेशा जॉब कोई भी नहीं, स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार। इन चीजों को अपनी आंखों के सामने पढ़कर राहुल जोर से हंसने लगता है, हम हाँ हाँ, और वो लगातार ऐसे ही हंसने लगता है और फिर वो अपने आप से बोलता है, क्या है ये सख्त एक्टिंग करवाने और बेइज्जती का थप्पड़ मरवाने वाला सिस्टम, सब कुछ नाम से ही तो पता चल रहा है, और ये मेरे लिए ही स्पेशली बनाया गया हो। ये सिस्टम अब मुझे सबके खिलाफ जाकर इस दुनिया के नियमों को तोड़ने में मदद करेगा। इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, हाँ हाँ हाँ। वहीं राहुल को ऐसे अपने सामने खड़े होकर यूं पागलों की तरह हंसते और कुछ बड़बड़ाते हुए सुन वो लड़की गुस्से से बोलती है, तुम ठरकी, तुम्हारी मौत जब तुम्हारे करीब इतनी तेजी से आ रही है तो तुम हंस कैसे सकते हो? अचानक से राहुल को अपनी खुशी के बीच किसी की तीखी मगर क्यूट आवाज सुनाई देती है जिससे वो अपनी पागलों वाली हंसी को हंसना बंद करके अपनी सोच से बाहर आता है। अब तक वो लड़की भी बिल्कुल राहुल के पास पहुंच चुकी थी और अपने हाथ में उसी तलवार को पकड़कर राहुल की तरफ बड़े ही सावधानी से देख रही थी। उसको ऐसे देखते हुए देख राहुल अपनी आंखों को छोटा करता है और एक सर्द हंसी हंसते हुए एक और बार फिर से बोलता है, मैं अग्नि राज्य का राजकुमार हूँ, मैं इस राज्य की राजकुमारी को कभी भी अपने एक आदेश पर कहीं पर भी बुला पाने के काबिल हूँ, और वैसे तुम भी कुछ कम सुंदर नहीं दिखती हो। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि इस राजकुमार की नजरें तुम पर पड़ी हैं और सिर्फ इसी खूबसूरती के बलबूते पर तुम मेरे ऊपर मुझे मारने के लिए ऐसे कैसे तलवार तान सकती हो और मुझ पर ऐसे कैसे चिल्ला सकती हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने खड़े इस राजकुमार जैसा टैलेंटेड व्यक्ति सिर्फ 1000 सालों में एक बार पैदा होता है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी एक तुच्छ नौकरानी से डर जाऊंगा? आओ अब आओ ना, मुझसे लड़ाई करो ना, अब क्या हो गया? अगर तुम में हिम्मत है तो बढ़ाओ एक और कदम मेरी ओर। बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने पर आपको इनाम के तौर पर एक सख्त एक्टिंग पॉइंट दिया जाता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस आवाज को अपने कानों में सुनकर राहुल एक और बार जोरों से पागलों की तरह हंसने लगता है और खुद से बोलता है, इसका मतलब इस सिस्टम का नाम जैसे है ये वैसे ही काम भी करता है। जब तक मैं सख्त बनने की एक्टिंग करूंगा तब तक मुझे ये सिस्टम सख्त एक्टिंग पॉइंट देगा और इन पॉइंट्स की मदद से मैं जल्दी से ताकतवर बन सकता हूं और सिस्टम से ज्यादा इनाम ले सकता हूं। ओ सच हाँ, मैंने शायद अभी तक अपने गिफ्ट के रैपर को फाड़ा नहीं है। और इतना बोलकर वो आंखों में एक चमक के साथ अपने मन में जोर से चिल्लाता है, सिस्टम गिफ्ट को अभी खोलो। राहुल के ऑर्डर को सुनते ही सिस्टम राहुल की आंखों के सामने के दृश्य को तुरंत बदल देता है और उसके सामने एक तोहफे का बॉक्स आ जाता है और वो खुल जाता है। उसके खुलते ही उसमें से रोशनी के कई प्रकाश बाहर निकलने लगते हैं और जब ये रोशनी धीरे धीरे गायब होती है तो राहुल को कई तरह के इनाम अपने सामने दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड और हैरान हो जाता है। स्टोरी द ग्रेट मास्टरमाइंड एपिसोड 2 दुश्मनों का खजाने का कमरा। राहुल के सिस्टम को गिफ्ट बॉक्स ओपन करने की कमांड देते ही राहुल के आंखों के सामने का दृश्य बदल जाता है और उसे सामने स्क्रीन पर एक गिफ्ट बॉक्स दिखाई देता है जो तुरंत ही खुल जाता है।
गिफ्ट बॉक्स के खुलते ही उसमें से रोशनी की कई किरणें बाहर को निकलने लगती हैं, जिससे कुछ देर के लिए राहुल को कुछ भी नहीं दिखता, पर जैसे ही वो रोशनी धीरे धीरे गायब होती है वैसे ही उसके कानों में सिस्टम की आवाज आती है। बधाई हो होस्ट राहुल को एक शुरुआती एक्सपीरियंस पिल प्राप्त करने के लिए। इस पिल को इस्तेमाल करते ही ये पिल आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देगी। बधाई हो होस्ट राहुल को 2 शुरुआती भागने के एमएलएम प्राप्त करने के लिए, जिसके इस्तेमाल से होस्ट 5 किलोमीटर दूर किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। बधाई हो होस्ट राहुल को सभी शुरुआती इनाम को प्राप्त करने पर। डिंग, सिस्टम ने अभी अभी ये जांचा है कि होस्ट राहुल की आध्यात्मिक जड़ बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से होस्ट अपनी कल्टीवेशन को शुरू नहीं कर सकता है। इसलिए सिस्टम होस्ट की आध्यात्मिक जड़ों को रिपेयर करने में मदद करेगा। इस नोटिफिकेशन के तुरंत बाद ही राहुल को अपनी शरीर में एक बिजली सी दौड़ती हुई महसूस होती है, जिससे उसके शरीर के रोंगटे तुरंत खड़े हो जाते हैं, और ठीक इसी के तुरंत बाद ही राहुल को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है, पर यह फीलिंग जो अभी राहुल महसूस कर रहा था बहुत ही ज्यादा आरामदायक थी। उसके शरीर की सारी नलियां तुरंत खुल जाती हैं और पर्यावरण में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर जल्दी जल्दी सब तरफ से अपने में समाने लगती हैं। बूम, जल्दी ही राहुल अपने शरीर को महसूस करता है, जिसमें अब बहुत से बदलाव आ चुके थे और अब उसको अपना शरीर आसपास के पर्यावरण से काफी जुड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसे लगभग अब ऐसा लग रहा था कि वो आसपास की कुदरत को खुद अपने मुताबिक नियंत्रित कर सकता है। वैसे वो इस फीलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। आखिर इतने सालों में उस राजकुमारी के द्वारा अपनी आध्यात्मिक जड़ के छीने जाने से पहले वो इस फीलिंग को आग के साथ महसूस किया करता था, और आज उसके सिस्टम ने न सिर्फ उसकी आग वाली आध्यात्मिक जड़ को ठीक किया, बल्कि सिस्टम ने उसके साथ कुदरत में मौजूद बाकी सभी मेटल, धातु, आग, पानी, लकड़ी और भूमि तत्व की आध्यात्मिक जड़ों को भी उसके शरीर के साथ जोड़ दिया है। और अभी सिस्टम ने जितनी भी आध्यात्मिक जड़ों को उसके साथ जोड़ा है वो सभी बिल्कुल सबसे उच्चतम कोटि दर्जे की है, और इससे राहुल स्वर्ग को भी चुनौती देने के काबिल बन चुका था। इन सब अच्छे बदलावों के होने के बाद राहुल अपने आप को और नहीं रोक पाता है और जोर से अपने हाथों को फैलाते हुए चिल्लाता है, अब इस सिस्टम के मेरे हाथ में होने से ये पूरी दुनिया जल्द ही मेरी मुट्ठी में होगी। इन सब चीजों के सामने उस बेकार घटिया अग्नि राज्य के राजा की क्या औकात। तुम बस मेरा यानी राहुल का वेट करो ताकतवर होने का, और तब फिर मैं वापस आऊंगा तुमसे बदला लेने, और मजा तो तब आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे राजा के घमंड को अपने पैरों के नीचे रोन दूंगा। हा। वहीं राहुल की इन सब बातों को सुनकर वो सामने वाली लड़की बिल्कुल ही अपनी जगह पर शौक के मारे जम सी जाती है, और फिर तुरंत राहुल से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ठरकी कहीं के। एक पल तो तुम राजकुमार होने का दावा कर रहे हो और दूसरे ही पल राजा का ऐसा अपमान कर रहे हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है, क्या ये राजकुमार पागल हो गया है, इसकी हमारे राजा के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कैसे हुई। डिंग, बधाई हो राहुल, आपको सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने पर इसके लिए आपको एक सख्त एक्टिंग पॉइंट दिया जाता है। सिस्टम की इस आवाज को सुनते ही राहुल अपने होश में आता है और अपने मुंह को बनाते हुए मन में बोलता है, हट यार, मैं तो सख्त बनने की एक्टिंग करने के चक्कर में अपने सामने खड़ी इस मुसीबत को तो भूल ही गया था। अब मुझे जल्दी से इससे बचने के लिए कुछ सोचना चाहिए। हाँ सच, वो एक्सपीरियंस पिल वो किस काम आएगी। और इतना सोचते ही राहुल सिस्टम को अपने मन के अंदर कमांड देता है, सिस्टम जल्दी से एक्सपीरियंस पिल को मेरे ऊपर इस्तेमाल करो। वहीं राहुल के ऑर्डर को सुनते ही सिस्टम अपनी इन्वेंटरी मतलब स्टोरेज से उस पिल को निकालकर उसके एक्सपीरियंस को राहुल पर इस्तेमाल करता है, जिससे राहुल के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देने लगती है। डिंग, होस्ट राहुल को बधाई हो सफलतापूर्वक कल्टीवेशन शुरू करने पर। डिंग, अब होस्ट राहुल को शुरुआती एक्सपीरियंस पिल के 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। बधाई हो होस्ट राहुल को लेवल अप करने के लिए अभी का कल्टीवेशन स्टेज लेवल 1 ची रिफाइनिंग स्टेज। ची रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेशन का पहला स्टेज है, जिस पर कोई नॉर्मल आध्यात्मिक जड़ वाला व्यक्ति पहली बार आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करके अपने शरीर को शुद्ध करने की कोशिश करता है। बधाई हो होस्ट राहुल को लेवल अप करने लिए अभी का कल्टीवेशन स्टेज लेवल 2 ची रिफाइनिंग स्टेज। बधाई हो होस्ट राहुल को लेवल अप करने लिए अभी का कल्टीवेशन स्टेज लेवल 3 ची रिफाइनिंग स्टेज। बधाई हो होस्ट राहुल को लेवल अप करने लिए अभी का कल्टीवेशन स्टेज लेवल 10 ची रिफाइनिंग स्टेज। इतने कम समय के अंदर ही राहुल एक बिल्कुल साधारण इंसान से एक कल्टीवेटर बन चुका है। उसने सीधा ची रिफाइनिंग स्टेज के लेवल 10 को प्राप्त कर लिया है, और अब वो सिर्फ एक छोटा कदम ही दूर है अगले फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज से। फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इसमें एक कल्टीवेटर अपने शरीर को ची रिफाइनिंग स्टेज के लेवल 10 पर पहुंचाकर अपने शरीर में मौजूद शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने शरीर को ताकतवर बनाना शुरू करते हैं। इस वक्त राहुल इस दुनिया में मौजूद सभी ची रिफाइनिंग लेवल 10 वाले कल्टीवेटर से अपने शरीर में मौजूद पांचों तत्व की आध्यात्मिक जड़ों के कारण 5 गुना ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि बाकियों के पास एक ही तत्व की आध्यात्मिक जड़ मौजूद होती है। जैसे इस राज्य को ही ले लीजिए, इसे अग्नि राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों के पास आग वाली आध्यात्मिक जड़ मौजूद है। इस ताकत को महसूस करके राहुल बोलता है, अगर मैं ताकतवर नहीं हूं तो कौन है। और ये बोलते ही उसका दिल उसकी छाती में एक्साइटमेंट के कारण जोरों से धड़कने लगता है। और वहीं राहुल की इन सब हरकतों को देखकर और उसे अपने सवाल का जवाब न देते देख वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और राहुल को बिना चेतावनी दिए उस पर अपनी तलवार से हमला कर देती है। इस वक्त उसकी तलवार किसी सांप की तरह राहुल की तरफ बढ़ रही थी, जो अपने शिकार को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता है। वहीं उस लड़की की इस हरकत को देखकर राहुल जल्दी से अपने बचाव में डर के मारे पीछे को छलांग लगा देता है और उस लड़की से चिल्लाते हुए बोलता है, ओ पागल लड़की, मैंने तुम्हारे उस खूबसूरत दृश्य को गलती से देखकर इतनी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी है जो तुम मेरे ऊपर इस तलवार से हमला कर रही हो। कम से कम मुझे सावधान होने का मौका तो देती। तुम्हारे इस अचानक हुए हमले से अभी इस राजकुमार की जान जा सकती थी। अभी वो इतना बोल ही रहा था कि वो लड़की अपनी तलवार से एक और बार हमला करती है, जिससे इस बार बचने का कोई भी मौका ना मिलने पर राहुल का शरीर अपने आप खतरे के आभास से ही अपने आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उस लड़की की तलवार को एक बैंग की आवाज से दूर धकेल देता है। इस चीज को देखकर वो लड़की तुरंत थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाती है और अपने मुंह में हल्के से बड़बड़ाती है, ये कैसे हो सकता कि ये नॉर्मल दिखने वाला लड़का जिसके पास से अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी, वो आध्यात्मिक ऊर्जा का इतना सटीक इस्तेमाल कैसे कर सकता है जिससे इसने मेरे तलवार के प्रहार को इतनी आसानी से विफल कर दिया। ऐसा तो सिर्फ लेवल 6 के फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज वाले कल्टीवेटर ही कर सकते हैं। वहीं अपने आप को इस घातक हमले से बचाने के बाद राहुल अपने सामने खड़ी लड़की को फिर से गुस्से से बोलता है, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, पर फिर भी तुम मेरे ऊपर इतने घातक हमले किए जा रही हो।
तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे सुंदर होने की वजह से तुम पर हमला नहीं करूंगा, और वैसे भी जिस चीज को देखने के लिए तुम मुझे मारना चाहती हो उस चीज को तो मैंने अभी तक ठीक से देखा भी नहीं था, पर अब मैं अच्छे से टाइम लगाकर देखूंगा। इतना गुस्से से बोलते ही राहुल अपनी भूमि तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए तेजी से उस लड़की की तरफ भागना शुरू कर देता है और इससे उसकी स्पीड बहुत ही तेज हो जाती है। फिर राहुल उसी तेजी के साथ उस लड़की को अपनी पानी की आध्यात्मिक ऊर्जा से चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे उस लड़की को संभलने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता और वो वहीं उसी पानी के जाल में कैद हो जाती है। अपने आप को इस सिचुएशन में महसूस करके वो लड़की जल्दी से अपनी आग की आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस कैद से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो जल्द ही पानी की आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने अपनी आग की आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करती है और राहुल की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाती है, थरकी कहीं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे इससे अभी बाहर निकालो। वहीं उस लड़की की इस गुस्से से बोली हुई बात को सुनकर राहुल शैतानी तरीके से हंसने लगता है और उससे अपना बदला लेने के लिए उस लड़की को परेशान करने का सोचता है, और वो उस लड़की को थोड़ा परेशान करने के लिए उससे से मजाक करते हुए बोलता है, ही अब जब तुमने मुझे ठरकी बोल ही दिया है तो मैं क्यों ना वैसा ही बनकर दिखाता हूँ। और इतना बोलते ही राहुल उस लड़की को सबक सिखाने के लिए उसकी स्कर्ट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। राहुल की इस हरकत को देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाती है, तुम ठरकी कहीं के, तुम जो कर रहे हो उसको अभी रोको। और इतना चिल्लाकर वो अपने लाल चेहरे के साथ अपने मन में बोलती है, आज तक मुझे किसी ने भी ऐसे जलील नहीं किया था, वो भी मेरे ही सेक्ट के पहाड़ के नीचे। सेक्ट एक तरह का स्कूल होता है जहां एक बच्चा कल्टीवेशन को सही तरीके से करना सीखता है, और इसमें एक सेक्ट बच्चों की हर तरह से सहायता करता है, जैसे उसको अलग अलग टेक्निक्स और आध्यात्मिक ऊर्जा वाले खजाने प्रदान करना आदि। कोष्टक। उस लड़की के इस चिल्लाने को सुनकर राहुल उस लड़की को और भी छेड़ते हुए बोलता है, अब तुम चिल्ला सकती हो, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ कोई भी अब तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा। अभी राहुल ने इतना बोला ही था कि उसे आसमान में अपनी तरफ आते हुए 3 लोग नजर आते हैं और वो जल्द ही उसके सामने धरती पर किसी टूटते तारे की तरह लैंड करते हैं और उनके जमीन पर कदम रखते ही राहुल को अपने कानों में 2 तीखी आवाजें सुनाई देती हैं। ओ बेशर्म, तुम ये क्या हरकत कर रहे हो, इसको अभी तुरंत रोको। और इन बातों को अपने सामने खड़े लड़के को बोलते ही वो लोग राहुल के ऊपर अपने कल्टीवेशन स्टेज का जोरदार प्रेशर डालते हैं, जिससे राहुल का चेहरा तुरंत पीला हो जाता है और वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है। और जैसे ही वो अपने सर को मुश्किल से उठाकर ऊपर की ओर देखता है तो उसे अपने सामने 3 बूढ़े लोग दिखते हैं, जिनके बाल तो पूरे सफेद थे पर उनके लुक्स बिल्कुल नौजवानों जैसे थे। उन्हीं तीनों में से एक बूढ़ी औरत भी थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त काफी ही ज्यादा खतरनाक स्माइल थी, और वो उसी स्माइल के साथ राहुल को खतरनाक तरीके से घूरती है, जिससे राहुल को लगता है कि उसकी जिंदगी अब उसी औरत के हाथ में है। वो अगर चाहे वो मुझे अपनी सिर्फ उंगलियों से ही उसे मच्छर की तरह मसल सकती है। इस फीलिंग को महसूस करके राहुल अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, ये बूढ़े लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, इनके यहाँ सिर्फ खड़े रहने से ही मैं कुछ भी करने के लायक नहीं बचा हूँ। वहीं राहुल की इस हालत को देखकर और उसे कुछ बड़बड़ाते सुनकर वो बूढ़ी औरत बोलती है, हमारे सेलेस्टियल सेक्ट के पहाड़ के नीचे तुम्हारी ऐसा शर्मनाक काम करने की हिम्मत कैसे हुई, आज मैं तुम जैसे घटिया इंसान का इंसाफ करूंगी। और इतना बोलते ही वो बूढ़ी औरत अपने हाथ में एक आध्यात्मिक ऊर्जा से एक आग के सांप को तैयार करके राहुल की तरफ छोड़ देती है, और जैसे जैसे वो सांप राहुल की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे ही राहुल को उसकी बढ़ती हुई तपन महसूस होने लगती है। उस सांप को अपनी तरफ ऐसे बढ़ता देख और उसके प्रेशर से राहुल अपने दांतों को भींच लेता है और अपने हाथों में भूमि तत्व को इकट्ठा करते हुए बोलता है, तुम बुढ़िया कहीं की, तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो, तुम ऐसे कैसे मुझे बिना चेतावनी दिए अचानक से हमला कर सकती हो। अभी राहुल ने इतना बोला ही था कि वो सांप तुरंत ही राहुल के पास पहुंचकर अपने मुंह को राहुल को अपने अंदर निगलने के लिए खोल देता है, पर इससे पहले कि वो सांप राहुल को निगल पाता उससे पहले ही राहुल के हाथ में भूमि के आध्यात्मिक तत्व का कवच तैयार हो चुका था, जिसकी मदद से राहुल सीधा उस सांप के मुंह के बीचों बीच भूमि तत्व से युक्त एक जोरदार मुक्का मारता है, और जैसे ही वो मुक्का उस सांप से टकराता है वैसे ही वो सांप 2 भागों में बंटकर खत्म हो जाता है, पर उसकी गर्मी और उस हमले के प्रभाव से राहुल बहुत से कदम पीछे को चला जाता है। उस हमले से अपने आप को बचाने के बाद राहुल एक गहरी सांस लेता है और उन लोगों की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, ये मैंने किन खतरनाक लोगों से पंगा ले लिया है, ये सभी तो बस मुझे मारने के ही पीछे पड़े हुए हैं। और इतना मन में सोचते ही वो ना चाहते हुए भी अपनी जान को बचाने के लिए तुरंत भागना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो भागना शुरू करता है वैसे ही वो अपने शरीर और पर्यावरण में मौजूद भूमि तत्व का इस्तेमाल जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागने के लिए करता है। अभी वो तेज भाग ही रहा था कि उसे अपनी पीठ के पीछे एक तपन सी महसूस होती है, जिसके कारण वो जैसे हल्का सा पीछे घूमकर देखता है तो उसे नजर आता है कि उस औरत ने फिर से उसके ऊपर उसी आग वाले सांप से हमला कर दिया है, जो उसकी पीठ के पास पहुंचकर बस उसको निगलने ही वाला है। और इस चीज से बचने का समय न होने कारण राहुल अपनी पीठ पर जितनी मोटी हो सके उतनी मोटी भूमि तत्व की परत को चढ़ाकर अपनी पीठ पर एक कवच सा तैयार कर लेता है, और कवच के ठीक तैयार होते ही वो सांप राहुल की पीठ से जाकर टकरा जाता है। उस सांप के उसकी पीठ से टकराते ही राहुल को बहुत ही ज्यादा जोर का धक्का आगे की ओर लगता है, जिससे वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को गिरने से बचाता है और दोबारा तेजी से अपनी जान के लिए भागना शुरू कर देता है। पर इस वक्त उसे अपनी पीठ पर बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रही थी, क्योंकि उस सांप के हमले के प्रभाव से तो उसके कवच ने उसकी रक्षा कर ली थी, पर आग की तपन ने उसकी पीठ को फिर भी काफी जलाया था, और इस चीज को महसूस करके उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वहीं उस लड़के को दोनों सांपों के हमले से जिंदा बचते देख तीनों बूढ़े लोग काफी हैरान और शॉकड रह जाते हैं और बोलते हैं, ये कैसे संभव है, एक लेवल 10 रिफाइनिंग स्टेज वाले इंसान के लिए इतने खतरनाक हमले से जिंदा बचना, ये असंभव है। तभी ये बोलते ही उस बुढ़िया को जैसे कुछ एहसास होता है, जिससे वो अपनी नाक को सिकोड़ते हुए बोलती है, मुझे अभी अभी एहसास हुआ है कि उस लड़के ने मेरे प्रहार से बचने के लिए भूमि तत्व का प्रयोग किया है, और यही कारण है कि वो जिंदा बच पाया है, वरना उसके जैसे के लिए इस प्रहार से बचना असंभव था। और मुझे तो लगता है कि वो भूमि प्रदेश का एक जासूस है, जो हमारे अग्नि राज्य में जासूसी करने आया था। अभी उस औरत ने इतना बोला ही था कि वो लड़की जिसे राहुल ने पानी तत्व का प्रयोग करके पकड़ा था वो तुरंत बोलती है, आचार्य रुकिए जरा, वो लड़का अभी इस राज्य का राजकुमार जमायक होने का दावा कर रहा था, और इस तथ्य को साबित करने के लिए उसके पास राजचिन्ह भी है। और वो लड़की ये बात जितना तेजी से हो सकता था उतनी तेजी के साथ बोलती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी आचार्य ने इस राजकुमार को मार दिया तो राजमहल के लोग इस चीज का फायदा उठाकर उनके सेलेस्टियल सेक्ट पर हमला कर देंगे।
अपने स्टूडेंट की इस बात को सुनकर पहले तो उस औरत के चेहरे पर कंफ्यूजन के भाव आ जाते हैं, पर जल्द ही उस कंफ्यूजन की जगह प्यार और दुलार के भाव आ जाते हैं और वो अपनी विद्यार्थी के सर पर प्यार से हाथ रखकर सहलाते हुए बोलती हैं, ये और राजकुमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश के राजकुमार के पास तो करोड़ों में पाई जाने वाली एक बहुत ही अनमोल आग वाली आध्यात्मिक जड़ है, जिसकी कुशलता के चलते हमारे राजकुमार ने 18 साल की कम उम्र में ही गोल्डन कोर स्टेज को प्राप्त कर लिया था और उसके सामने इस घटिया लड़के की कोई भी औकात नहीं है, जो सिर्फ ची रिफाइनिंग के 10वें लेवल पर ही है। रेखा, तुम इससे पहले कभी भी हमारे सेक्स से बाहर नहीं गई हो, तुम्हें दुनियादारी का कोई भी अनुभव नहीं है। वो लड़का तुम्हें झूठ बोलकर बेवकूफ बना गया है, इसलिए हमेशा याद रखना, तुम्हें ऐसे किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिसकी जुबान उस लड़के जैसी पूरी झूठ से भरी हुई हो। अपनी आचार्य की इस बात और तर्क को सुनकर रेखा गुस्से से अपने हाथ को हवा में हिलाते हुए बोलती है, अच्छा तो वो झूठा था, उसने मुझे बेवकूफ बनाया, छी। उद्धरण चिन्ह। वहीं अपनी विद्यार्थी को इतने गुस्से में देखकर वो औरत थोड़ी देर के कुछ सोचती है और फिर कुछ ठानकर वो अपने हाथ को हवा में हिलाती है और उसके हाथ में तुरंत ही एक रस्सी प्रकट हो जाती है, जिसका रंग पूरा सुनहरा था। अपनी आचार्य के हाथ में उस रस्सी को देखकर रेखा की आंखों में हैरानी के भाव आ जाते हैं और रेखा के इन एक्सप्रेशंस को देखकर वो औरत चेहरे पर एक स्माइल के साथ बोलती है, रेखा जाओ, इस आध्यात्मिक रस्सी अस्त्र का प्रयोग करके उस लड़के को पकड़ो। और इतना बोलते ही वो रस्सी अपने आप उड़कर रेखा के हाथों में चली जाती है। अपने हाथों में अपने आचार्य के इतने कीमती अस्त्र को देखकर रेखा हैरान हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है, उस लड़के को पकड़ने के लिए अगर इस रस्सी अस्त्र का प्रयोग मेरी जगह आचार्य करेगी तो वो उस लड़के को आसानी से पकड़ लेंगी, तो फिर ये उन्होंने मुझे क्यों दे दी उस लड़के को पकड़ने के लिए। पर फिर उसे इस सवाल का जवाब खुद ही मिल जाता है और वो समझ के साथ मन में बोलती है, ओह तो ये बात है, अगर मेरी मास्टर इस चीज का प्रयोग करेगी तो इससे उनकी ही इंसल्ट होगी कि एक कमजोर कल्टीवेटर को पकड़ने के लिए सेलेस्टियल सेक्ट के एक टीचर ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। ये तो ताकतवर का कमजोर पर सेलेस्टियल सेक्ट वालों का अत्याचार है और ये सब मेरी मास्टर के स्टेटस के लिए ठीक नहीं रहेगा। और इतना समझ आते ही रेखा राहुल की तरफ उस रस्सी को लेकर घूमती है और उसकी तरफ अपनी तलवार पर बढ़ते हुए बोलती है, तुम थरकी कहीं के, अभी अपने हाथों को ऊपर करके सरेंडर कर दो। और रेखा की इस बात को सुनकर राहुल का मुंह बन जाता है और वो भागते हुए ही खुद से बोलता है, तुमने थरकी तो मुझे मान ही लिया है और अब सरेंडर करने को बोल रही हो, और अगर मैंने सरेंडर कर भी दिया तो सिर्फ मौत ही मेरा इंतजार कर रही होगी। और ये एहसास होते ही वो अपनी आंखों को गोल घुमाता है और जोर से उस लड़की की तरफ देखकर चिल्लाता है, मैं अग्नि देश का राजकुमार हूँ। क्या तुम सच में मुझे उस टूटी हुई रस्सी से मुझे पकड़ना चाहते हो? तुम सच में मुझे बहुत कम आंक रही हो। अगर तुम में हिम्मत है आगे के परिणामों को झेलने की तो आओ कोशिश कर लो उस टूटी हुई रस्सी से मुझे पकड़ने की। मैं यहीं पर हूँ। वहीं जब राहुल की बात रेखा और उसके पीछे खड़े तीनों लोग सुनते हैं तो उनके मुंह बन जाते हैं और वो लगभग राहुल को धुतकारते हुए अपने मन में बोलते हैं, टूटी हुई रस्सी, ही तुम अज्ञानी लड़के, तुम्हें क्या पता कि ये कितना ताकतवर आध्यात्मिक हथियार है जिसे हमारे सेक्ट के लीडर ने खुद ही बनाया है और तुम इसे टूटा हुआ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। इसका भुगतान तुम्हें जल्द ही करना पड़ेगा। डिंग। होस्ट राहुल सख्त बनने की एक्टिंग करने में विफल रहे, कोई भी सख्त एक्टिंग पॉइंट प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे ही ये बात राहुल अपने दिमाग के अंदर सुनता है तो वो तुरंत अफसोस के साथ बोलता है, क्या शिट, मैं सख्त एक्टिंग करने में विफल रहा। मुझे सही से एक्टिंग करने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना है। अभी वो अफसोस जता ही रहा था कि वो औरत तुरंत ही एक मौके को देखते हुए रेखा को तुरंत राहुल के आगे जाने को बोलती है, जिसको सुनकर रेखा तुरंत अपनी स्पीड को बढ़ाकर राहुल के सामने आ जाती है और उसे भागने से रोक देती है। वहीं अपने भागने के सभी रास्तों को बंद होता देख राहुल अपने मन में सिस्टम को टेलीपोर्ट एम्ब्लेम रेडी करने को कह देता है और उस औरत की तरफ देखकर ऊंची आवाज में थोड़ा चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलता है, ओ बुढ़िया, तुम ऐसे क्यों जूनियर्स के मामले में दखल अंदाजी कर रही हो? इस उम्र में जब तुम्हारा एक पैर पहले ही कब्र में है तो तुम्हें शांति से जाकर बिस्तर पर आराम करना चाहिए, न कि ऐसे जूनियर्स के मामले में टांग अड़ानी चाहिए। ओ सच कहीं तुम्हें ये पहले से तो नहीं पता था कि तुम्हारी विद्यार्थी बाहर तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम उसके पीछे ही आई थी, उसे मार खाने से बचाने के लिए। हाँ हाँ, क्या तुम्हें अपनी स्टूडेंट पर भी विश्वास नहीं था? कैसे पढ़ाती हो, हाँ हाँ। वहीं जब ये बात रेखा सुनती है तो वो अपने हाथ की रस्सी को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके तुरंत राहुल की दिशा में फेंकती है और गुस्से से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अध्यापिका के बारे में ऐसा बोलने की? इसकी सजा तो मैं दूंगी तुम्हें, जो बहुत ही ज्यादा बुरी होने वाली है। वहीं रेखा की इस बात को सुनकर और उस रस्सी को अपनी तरफ आता देख राहुल हंसते हुए आंखों में बिना डर के बोलता है, हाँ हाँ हाँ, मैं महान हूँ, मुझे यहाँ पर मौजूद कोई भी नहीं पकड़ सकता, तुम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोलकर राहुल तुरंत सिस्टम को सिग्नल देता है, जिससे जैसे ही वो रस्सी राहुल को छूने वाली थी वो वहां से तुरंत गायब हो जाता है और किसी के वहां पर न होने के कारण वो रस्सी वहीं हवा में तैरने लगती है, जिसको देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वो लोग हैरानी से एक एक करके बोलते हैं, वो किस तरह का खजाना था जिससे वो लड़का तुरंत ही यहाँ से गायब हो गया है? कहीं कहीं वो भूमि प्रदेश का वो खोया हुआ कीमती खजाना भूमि टेलीपोर्ट एम्ब्लेम तो नहीं? जिसके जवाब में वो औरत तुरंत हवा में आगे की दिशा में उड़ते हुए बोलती है, जल्दी से सेक्ट के विद्यार्थियों और रक्षकों को भेजो उस लड़के की खोज में, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें उस लड़के से वो कीमती खजाना किसी भी हालत में लेना होगा, हम उस लड़के के पास उस इतने कीमती खजाने को रहने नहीं दे सकते। और इतना बोलकर वो खुद उस लड़के को खोजने के लिए निकल जाती है और इस वक्त उसकी आंखों में लालच साफ साफ देखा जा सकता था। वहीं ठीक इस समय राहुल किसी जगह जमीन पर एक रोशनी के साथ सही सलामत लैंड करता है और अपने आप को एक सेफ जगह पर मौजूद पाता है और तभी उसे दूर आसमान में वही लोग उसे ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर राहुल हंसते हुए बोलता है, हाँ हाँ, तुम ढूंढते रहो मुझे पर मैं तुम्हें कहीं भी नहीं मिलूंगा। अभी वो दिल खोल के उनका मजाक उड़ाते हुए हंस ही रहा था कि उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज आती है, बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने के लिए, इसके इनाम के तौर पर आपको एक सख्त एक्टिंग पॉइंट मिलता है। बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने और फिर वहां से सेफली भाग जाने के लिए, इस चीज के इनाम के तौर पर आपको 10 सख्त एक्टिंग पॉइंट दिए जाते हैं। और जैसे ही राहुल ये सुनता है तो वो खुशी से बोलता है, हाँ हाँ हाँ, सख्त एक्टिंग करके और फिर वहां से भाग जाने में सच में बहुत मजा है। अभी वो हंस ही रहा था कि उसका ध्यान आसपास पड़ी कई तिजोरियों और बक्सों पर जाता है, जिससे वो हैरान हो जाता है और आसपास देखने लगता है कि वो ये कहां पर आ गया है। और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उसका ध्यान एक दीवार पर ऊपर की ओर लगे बोर्ड पर जाता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में सेलेस्टियल सेक्ट खजाने का कमरा लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर राहुल के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है।
स्टोरी द ग्रेट मास्टरमाइंड एपिसोड 3 घातक अच्छाई। उस दीवार पर लगे उस बोर्ड को पढ़कर राहुल बोलता है, ओ लानत है, मैं उन्हीं घटिया लोगों के सेक्ट के खजाने के कमरे में आ गया हूँ। ये कितनी शर्मनाक बात है। वैसे मैं चोरी जैसी घटिया हरकत कभी करता तो नहीं हूँ, पर अगर मैंने इन सब चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया तो स्वर्ग मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। और इतना बोलकर वो पास ही के बॉक्स को ललचाई हुई नजरों से देखने लगता है और उसकी तरफ छलांग लगा देता है। उस बक्से के पास पहुंचकर जैसे ही वो उस बक्से को खोलता है तो उसमें उसे एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया लाल रंग की तलवार नजर आती है, जो दिखने में काफी आकर्षक और अच्छी क्वालिटी की लग रही थी। जिसको देखकर राहुल बिना अपनी आंखों में लालच को छुपाए हुए बोलता है, मुझे ये रख लेनी चाहिए, हाँ मुझे ये पक्का अपने पास ही रख लेनी चाहिए। और इतना डिसाइड करते ही वो उस लाल तलवार को, जो कहीं से भी नॉर्मल तलवार नहीं लग रही थी, उसको अपने सिस्टम की स्टोरेज में रख लेता है। फिर ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए वो जल्दी से दूसरे खजाने के बक्से की ओर अपने कदम बढ़ा देता है और जैसे ही वो उस बक्से को खोलकर देखता है तो उसे उसमें कुछ पतली और छोटी बोतलें दिखाई देती हैं, जिनके ऊपर ऊर्जा बढ़ाने वाली पिल गोलियां लिखा हुआ था। जिसको देखकर राहुल उसे भी जल्दी से अपनी सिस्टम की स्टोरेज में उसे रख लेता है और एक्साइटेड होते हुए बोलता है, मैं अब बहुत ही जल्दी अमीर होने वाला हूँ। और ठीक इसी तरह राहुल तीसरा बक्सा, चौथा, पांचवा और ऐसे करते करते कमरे में मौजूद आधे बक्से और तिजोरियां खाली कर देता है, पर उसे जल्द ही ये एहसास होता है कि वो इस तरह से पूरे सामान को अपने सिस्टम की स्टोरेज में नहीं रख सकता, क्योंकि उसके सिस्टम की स्पेस अभी लिमिटेड ही है, जो अभी लगभग भर ही चुकी है। और इस चीज के एहसास से जब वो आसपास के अभी भी भरे हुए आधे बक्सों को देखता है तो वो किसी सच्चे और ईमानदार इंसान की तरह बोलता है, मैं ऐसे थोड़े ही इन खजानों को बर्बाद होने के लिए छोड़ सकता हूँ, मुझे इनको यहाँ से किसी भी हालत में लेकर जाना होगा, वरना स्वर्ग मुझे कभी भी इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा। और वो फिर वहीं बैठकर इन चीजों को चोरी, मेरा मतलब बर्बाद होने से कैसे बचाए, ये सोचने लगता है। अभी वो इस प्रॉब्लम के बारे में सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में बेहतरीन आइडिया आता है और वो खुशी से उछलते हुए बोलता है, अगर मैं यहाँ पर मौजूद सभी खाने वाले खजाने मतलब सभी पिल्स को अभी ही खा जाऊं तो मेरे सिस्टम में बाकी सभी खजानों को रखने की पूरी जगह बन जाएगी और इससे कोई खजाना वेस्ट भी नहीं होगा। वहाँ मैं कितना अच्छा हूँ जो अच्छी चीजों को बिल्कुल भी वेस्ट होते नहीं बर्दाश्त कर सकता, आखिर इनको बनाने में इस सेक्ट ने कितनी मेहनत की होगी। और इतना बोलते ही राहुल अपने सिस्टम में से सभी पिल्स की बोतलों को बाहर निकाल देता है, जिससे सिस्टम में बाकी के बचे खजाने को रखने की जगह बन जाती है और वो उन बाकी बचे सभी खजानों को अपने सिस्टम में रख लेता है। अब उसके सामने उस खजाने के कमरे में सिर्फ अलग अलग तरह की गोलियों, पिल्स की बोतलें ही बची थी, जैसे शरीर को मजबूत बनाने वाली गोलियां, रक्त को शुद्ध करने वाली गोलियां, नाड़ियों को खोलने वाली गोलियां आदि। तभी राहुल उनमें से एक बोतल को उठाता है जिस पर ऊर्जा को बढ़ाने वाली गोलियां लिखा हुआ था, जिसको पढ़कर राहुल उसमें से एक गोली को निकालता है और उसे देखते हुए बोलता है, वैसे मुझे पता है कि मुझे इन सब गोलियों को ऐसे एक साथ नहीं खाना चाहिए, इससे मेरे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मौजूद सभी तरह की गोलियों को चखूंगा और जिससे मेरे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा उसे नहीं खाऊंगा। और इतना सोचकर वो अपने हाथ में पकड़ी पहली गोली को मुंह में डाल लेता है और उसे किसी टॉफी की तरह चूसने लगता है और फिर उसे चबाकर खा जाता है। अभी उस टॉफी, मेरा मतलब गोली को खाने के बाद राहुल के चेहरे पर कंफ्यूजन छा जाती है और वो खुद से बोलता है, अरे इस गोली का तो मेरे शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और इस गोली का तो कोई टेस्ट ही नहीं था, रुको मैं जरा दूसरी गोली ट्राई करता हूँ। और इतना बोलकर वो दूसरी बोतल की गोली को ट्राई करता है, पर इससे भी उसके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण फिर वो तीसरी गोली ट्राई करता है और ऐसे ही फिर वो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं गोलियों को ट्राई करते जाता है। और इसी तरह राहुल वहां पर पड़ी सभी बोतलों की गोलियों को ट्राई करते करते खाने लगता है और जैसे ही कुछ देर में वो आखिरी गोली को अपने मुंह में डालता है, वैसे ही तभी उस खजाने के कमरे का गेट खुलता है और उसमें से एक लड़का कमरे के अंदर आता है और अंदर आते ही वो लड़का राहुल को देखकर, वहीं राहुल भी उस लड़के को वहां देखकर, इस वक्त दोनों ही, वो लड़का और राहुल, एक दूसरे को वहां देखकर कुछ भी नहीं बोलते और एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अभी वो लड़का राहुल को घूर ही रहा था कि ठीक इसी वक्त जो आखिरी गोली राहुल के मुंह में थी वो उसको भी गले से निगल लेता है और अपने मुंह से एक डकार छोड़ता है। राहुल के मुंह से इस आवाज को सुनकर उस लड़के का मुंह बन जाता है। फिर उसकी नजर आसपास की खाली तिजोरियों और खाली बक्सों पर पड़ती है, जिसे देखकर उस लड़के के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो जल्दी से अपनी म्यान में से तलवार को निकालते हुए राहुल की तरफ तान देता है और उसी गुस्से से बोलता है, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट के इस खजाने के कमरे में घुसने की। उद्धरण चिन्ह। वहीं जब राहुल उस लड़के की बात को सुनता है और उसे अपने ऊपर तलवार तानते हुए देखता है तो राहुल सीधा सिस्टम को आखिरी बचे हुए टेलीपोर्ट टोकन को तैयार करने के लिए बोल देता है और उस लड़के की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, हाँ, वाह क्या बात है, तुम्हें अगर मेरा नाम भी नहीं पता है तो तुम्हारी मुझ पर तलवार तानने की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें पता है मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है, जब कोई मेरे चेहरे के सामने गन को, मेरा मतलब तलवार को तानता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने के लिए, इसके लिए आपको एक सख्त एक्टिंग पॉइंट इनाम में दिया जाता है। राहुल की बात को सुनकर वो लड़का जैसे था वैसे ही ठहर जाता है और कंफ्यूज होते हुए बोलता है, पर मैंने तो तुम्हारे चेहरे के सामने तलवार को ताना ही नहीं है। पर तभी उस लड़के को एहसास होता है कि उसने अभी क्या बकवास बात बोली है, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाता है और राहुल से बोलता है, तुम ये बकवास करना बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ इस कमरे में आने की, यहाँ पर कदम रखकर तुमने अपनी मौत को न्योता दिया है। और आखिरी बात को बोलते ही वो लड़का अपनी तलवार को आध्यात्मिक ऊर्जा से तैयार करके राहुल की तरफ उस तलवार से हमला कर देता है, जिससे राहुल को उसकी तलवार से बिल्कुल जलती हुई तपन सी महसूस होने लगती है, जिसके एहसास से राहुल अपने दांतों को भींचते हुए अपने मन में सोचता है, ये लड़का सच में बिल्कुल भी दयालु नहीं है और इसकी ताकत तो उस लड़की से भी ज्यादा है। ये लड़का कम से कम फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर तो होगा ही, और क्या इस दुनिया के सभी कल्टीवेटर्स इतने ही गुस्से वाले होते हैं। जब देखो बात बात पर हमला करना शुरू कर देते हैं और हमला भी सीधा बिना चेतावनी दिए जान लेने के लिए करते हैं। और इतना बोलकर राहुल इस हमले से खुद को बचाने के लिए जैसे ही अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगता है, वैसे ही तभी उसे कुछ सही नहीं लगता है और वो महसूस करता है कि उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा जल्दी जल्दी बढ़ती ही जा रही है और उसके शरीर में उथल पुथल करने लग गई है, जिससे उसके शरीर में मौजूद सभी नाड़ियां धीरे धीरे बढ़ती ऊर्जा के साथ फूलने लगती है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो जोर से आ चिल्लाता है। और फिर उस दर्द को अनुभव करते हुए वो जोर से बोलता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जिससे मुझे ये भुगतना पड़ रहा। अभी उसने अपनी बात को खत्म भी नहीं किया था कि उसे तुरंत अभी कुछ देर पहले अपने द्वारा खाई गई उन सभी गोलियों का याद आ जाती है।
जिसे याद करके वो अपने मन में बोलता है, अगर चीजें इस तरह से ही चलती रही तो मैं खत्म हो जाऊंगा। असल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब राहुल इन गोलियों को एक एक करके पहले खा रहा था तो उसको उस वक्त एक एक गोली को खाते वक्त उस गोली की ऊर्जा और लाभों को अपने शरीर के अंदर सोखने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा का संचार करना था, जो उसने किया नहीं। पर अब जब उसने हमला करने के लिए ऊर्जा का संचार किया तो सभी गोलियों की ऊर्जा एक साथ उत्पन्न होकर ये खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रही थी। वहीं जब वो लड़का राहुल को ऐसे चिल्लाते हुए देखता है तो वो लड़का तुरंत सावधान हो जाता है और राहुल से चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता है, तुम इस तरह चिल्लाकर कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी इस चाल में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। उस लड़के की बात को सुनते ही राहुल चिल्लाते हुए अपने पेट को पकड़कर वहीं बैठ जाता है और जब वो लड़का राहुल को ऐसे इस दर्द भरी हालत में देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। पर तभी उसकी नजर राहुल के आसपास पड़ी खाली गोलियों की बोतलों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या इस लड़के ने इन सभी गोलियों को एक साथ खा लिया है? ओह माय गॉड, ये सभी गोलियां तो हमारे सेक्ट के सभी बाहरी विद्यार्थियों को हर महीने सिर्फ थोड़ी थोड़ी ही दी जाती हैं और इस लड़के ने तो उन बच्चों के कई साल की गोलियां एक बारी में ही खा ली हैं। अब इस लड़के का बचना असंभव है। स्टोरी द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 4 एक मासूम खूबसूरत लड़की। अभी राहुल उस दर्द के कारण अपने पेट को पकड़ के चिल्लाते हुए जमीन पर बैठा ही था कि तभी उसके कानों में सिस्टम की आवाज आती है। डिंग। सिस्टम ने अभी ये डिटेक्ट किया है कि होस्ट राहुल की बॉडी में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और लगातार बढ़ते ही जा रही है, जिससे होस्ट की बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। क्या आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए सिस्टम से सहायता लेना चाहेंगे? नोट, हर बार आपको ठीक करने की कीमत एक सख्त एक्टिंग पॉइंट। और जैसे ही इस आवाज को राहुल सुनता है तो वो बिना कुछ ज्यादा सोचे सीधा ही सिस्टम को कमांड देता है, जल्दी से मुझे ठीक करना शुरू करो और मेरे शरीर से फालतू ऊर्जा को बाहर निकालो। उसकी कमांड को सुनते ही सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। डिंग। सफलतापूर्वक आपके शरीर को ठीक करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक सख्त एक्टिंग पॉइंट काट लिया गया है। डिंग। अभी हमने डिटेक्ट किया है कि होस्ट के पास अभी सिस्टम का शुरुआती प्लान सुविधाएं की है, जिसके कारण इससे पहले कि सिस्टम आपके शरीर को पूरे तरीके से ठीक कर पाए उससे पहले ही शरीर की हालत और बिगड़ती जा रही है। इसलिए आपको इस प्लान के जरिए ठीक करना असंभव है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे मध्यम वर्ग के प्लान को खरीदें, जिससे होस्ट तुरंत ही ठीक हो जाएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वहीं जैसे ही सिस्टम राहुल को ठीक करने का प्रोसेस शुरू करता है वैसे ही राहुल को अपने दर्द से आराम मिलना शुरू हो जाता है। अभी उसका दर्द पहले से काफी कम हो गया था, पर जैसे ही उसे सिस्टम की अगली बात सुनाई देती है वैसे ही उसके चेहरे के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है, जिस पर उसे बहुत सी अलग अलग तरह की चीजें दिख रही थी, जिनके आगे उन चीजों के दाम लिखे हुए थे, जिससे राहुल को यह समझ आ जाता है कि ये सिस्टम की दुकान है जहां से वो चीजें खरीद सकता है। और जैसे ही वो उन चीजों को देखता है तो उसे वहां पर कई तरह की चीजें दिखती हैं, जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त शस्त्र, गोलियां, स्किल्स आदि, और इनमें से काफी ऐसी चीजें भी थीं जिन्हें राहुल पहली बार देख रहा था। और फिर जैसे ही उसकी नजर सिस्टम द्वारा सुझाए मध्यम वर्ग के प्लान पर पड़ती है तो सबसे पहले वो उसका प्राइस चेक करता है, जिसे देखते ही उसे खून की उल्टी करने का दिल कर रहा था और वो अपने दिमाग में चिल्लाते हुए बोलता है, मध्यम लेवल की सुविधाओं को खरीदने के लिए 100 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स की जरूरत है। ये क्या बकवास है? ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मुझे सीधा सीधा लूट ही लो? मैं आज सुबह से इतनी मेहनत कर रहा हूँ सख्त एक्टिंग करने में, पर फिर भी मैं इस मध्यम लेवल की सुविधाओं को भी नहीं खरीद सकता। वहीं जब सामने खड़ा वो लड़का जिग्नेश राहुल को अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए देखता है तो उसकी आंखों की एक भौशक से ऊपर को उठ जाती है और जैसे ही वो राहुल से कुछ बोलने वाला था वैसे ही वो राहुल के मुंह से एक और जोरदार चीख को सुनता है, आ। और उस चिल्लाने की आवाज को सुनकर जिग्नेश को यह विश्वास हो जाता है कि राहुल सच में दर्द में है, न कि उससे बचने के लिए एक्टिंग कर रहा है। और ऐसी चीख राहुल ने इसलिए मारी थी क्योंकि उसकी ठीक होने की स्पीड से शरीर के खराब होने की स्पीड ज्यादा तेज हो गई थी, जिससे उसका दर्द दोबारा अचानक से बढ़ जाता है। वहीं राहुल की इस चीख को सुनकर वो लड़का अपनी तलवार पर अपनी पकड़ को कस लेता है और एक अफसोस भरी सांस छोड़ते हुए राहुल से बोलता है, अब जब तुम इतने दर्द में हो ही तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे इस दर्द से छुटकारा दे दूं। वहीं जब राहुल जिग्नेश की इस हरकत को देखता है और उसकी इस बात को सुनता है तो उसका मुंह बन जाता है और वो अपने शरीर में बची हिम्मत को जुटाकर उस लड़के से अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, तुम मुझे नजरअंदाज करो बड़े भाई, इस दुनिया में जो भी आया है उसको मरना तो है ही और मैं अभी मर रहा हूँ और जिस तरीके का चोरी जैसा घटिया काम मैंने किया है उससे मुझे पक्का नरकी नसीब होगा। मैं सच में बहुत बुरा हूँ। और उन शब्दों के राहुल के मुंह से निकलते ही राहुल अपनी जगह से बिना किसी सबूत को छोड़े गायब हो जाता है। वहीं उसके उन आखिरी शब्दों को बोलते ही राहुल अपनी जगह से ऐसे गायब हो जाता है कि जैसे वो सच में बहुत बुरे तरीके से मर गया हो, जिसकी वजह से अब वहां उसका शरीर छोड़ो आत्मा तक नहीं बची थी, जैसे उसका सब कुछ इतनी बुरे तरीके से खत्म हो गया था। वहीं जब जिग्नेश अपने सामने इस चीज को होते हुए देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो मुंह इतना ज्यादा खुल चुका था कि बस जमीन पर टच होना बाकी था। बेचारा इतना ज्यादा हैरान हो चुका था। फिर कुछ समय के बाद वो इस घटना से किसी तरह अपने आप को संभालता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए वो दुखी मन से और अफसोस के साथ बोलता है, वो लड़का इतना भी बुरा नहीं था, उसके साथ सच में बहुत गलत हुआ। उसने कोई इतना बड़ा भी जुर्म नहीं किया था कि भगवान को उसको ऐसी सजा देनी पड़ी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और अभी जिग्नेश राहुल के द्वारा बोले गए उन आखिरी वक्त के शिक्षादायक शब्दों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका था। वहीं राहुल ऑफ कोर्स हकीकत में तो मरा नहीं था, वो तो उसे डर लग रहा था कि उसके सामने वाला पागल लड़का जिग्नेश उसका भला करने के चक्कर में कहीं उसको मार ना दे। इसलिए उसने अपने आखिरी शब्दों को बोलते ही वो अपने मन में सिस्टम को टेलीपोर्ट एम्बलम का इस्तेमाल करने को बोल देता है, जिससे वो तुरंत ही उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। और वहीं इस बार सिस्टम उसे उसकी नॉर्मल सख्त एक्टिंग को देखते हुए सिर्फ एक ही सख्त एक्टिंग पॉइंट इनाम में देता है, और ये पॉइंट उस मध्यम लेवल की सुविधा की कीमत के सामने कुछ भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर राहुल का दर्द हर बीतते पल के साथ बढ़ते जा रहा था और वो इस दर्द से राहत पाने के लिए वो बार बार अपने ऊपर वही एक सख्त एक्टिंग पॉइंट की हीलिंग चोटों से अपने आप को ठीक करना का इस्तेमाल कर रहा था। पर अब धीरे धीरे इसका प्रभाव भी कम होते जाता है और इन सब से अभी तक उसके शरीर की ऊर्जा बिल्कुल छोटे अमाउंट में ही शरीर से बाहर निकली थी, जिसका कोई भी फायदा नहीं दिख रहा था। और ठीक इसी वक्त राहुल एक नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के पास टेलीपोर्ट करता है, जिससे उसकी पीठ पेड़ से लग जाती है, जिसके सहारे से राहुल किसी तरह जमीन पर बैठता है और वहां ठीक से बैठते ही उसके सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। होस्ट राहुल शर्मा, कल्टीवेशन स्टेज ची, रिफाइनिंग स्टेज लेवल 10, एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0/1000, सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 15 पॉइंट्स, स्किल्स शुरुआती लेवल स्किल
जॉब कोई भी नहीं। स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार। शरीर की स्थिति जान को खतरा। इसको सुधारने के लिए हमारी मध्यम लेवल की सुविधाएं स्किल्स को अभी खरीदे मात्र 100 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स में। सिस्टम के इन आखिरी शब्दों को पढ़ के राहुल का मुंह बन जाता है और वो बोलता है, तुम तो मुझे ऐसे बता रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी जान खतरे में है, और ये तुम मुझे उन सेल्स वाले लोगों की तरह क्यों लग रहे हो जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। तुम घटिया सिस्टम, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना बंद करो और मेरी जान बचाओ अभी किसी भी तरह से। देखो, तुमने शुरू में बोला था कि तुम मेरी दुनिया के शिखर तक पहुंचने में मदद करोगे, इसलिए अब जब मेरी जान खतरे में है तो मदद करो मेरी। इतना बोलकर राहुल अपने पेट को कसकर पकड़ लेता है। वहीं राहुल की कमांड को सुनकर सिस्टम बोलता है, डिंग। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि अभी होस्ट राहुल एक्टिंग पॉइंट्स के मामले में बहुत ही गरीब है, जिसकी वजह से वो मध्यम लेवल की सुविधाओं को नहीं खरीद सकता है। इसलिए अब सिस्टम होस्ट की जान को बचाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ रहा है। अभी एक नया तरीका मिला। वहीं पहले तो सिस्टम के द्वारा उसको गरीब कहे जाने पर राहुल को ऐसा लगता है कि कोई उसके दिल पर तीर से प्रहार कर रहा है, पर फिर जैसे राहुल को एक नए तरीके वाली बात सुनाई देती है तो वो खुश हो जाता है। पर इससे पहले कि राहुल सिस्टम की पूरी बात को सुन पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं जब राहुल के बेहोश होने को सिस्टम डिटेक्ट करता है तो वो खुद ही अपनी दुकान में से एक चीज को खरीद लेता है और अपनी हीलिंग को इस्तेमाल करके राहुल को होश में लाने लगता है। उससे राहुल को होश आ जाता है, जिसे डिटेक्ट करते ही सिस्टम बोलता है, डिंग। होस्ट की जान को बचाने के लिए सिस्टम ने 10 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स को खर्च करके नारियों का संहार मैनुअल को खरीदा है, और ये एक लौता रास्ता है होस्ट की जान को बचाने के लिए। क्या आप इस मैनुअल का इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम के इतना बोलते ही राहुल के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। नारियों का संहार मैनुअल। इस मैनुअल के इस्तेमाल से सिस्टम आपकी नारियों को, जिससे आप आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखते हैं, उनको बार बार तोड़ेगा और फिर सही करेगा, ताकि आपके शरीर की सभी फालतू ऊर्जा को आपके शरीर से निकाला जा सके, जिससे आपकी जान बच पाएगी। नोट, इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है और इसके दौरान आप अपनी बेसिक हीलिंग का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन को पढ़कर राहुल अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी जान को बचाने का यही एक तरीका है तो फिर यही सही। सिस्टम, इस मैनुअल का इस्तेमाल करो, मैं तैयार हूँ। राहुल के ये कमांड देते ही सिस्टम धीरे धीरे राहुल की नाड़ियों को तोड़ता है, फिर जोड़ता है और फिर तोड़ता है, और इसी तरीके से ये प्रोसेस पूरे 2 दिन और रात तक चलता है। और इसके दौरान राहुल को बहुत दर्द हो रहा था, जिससे वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसकी ये भयानक चीख पूरे जंगल में सुनी जा सकती थी। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि इस प्रोसेस के खत्म होते ही वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद राहुल अपनी आंखों को खोलता है और उसे ऊपर एक लकड़ से बनी हुई छत दिखाई देती है, और फिर वो अपने आसपास देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी किसी लकड़ी के घर में एक बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। और ये पता लगते ही सबसे पहले वो एक चैन की सांस लेता है और बोलता है, लगता है मैं जिंदा बच गया हूँ। और इतना बोलते ही उसे महसूस होता है कि उसका गला बिल्कुल सूखा हुआ है, इसलिए वो दूर टेबल पर रखे पानी को पीने के लिए झटके से बैठ जाता है, पर उसके ऐसे सीधा बैठते ही उसे अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस होता है और वो जल्दी से दोबारा अपने बिस्तर पर लेट जाता है। और लेते ही उसे ये अपने शरीर में से दवाइयों की बहुत तेज स्मेल आती है, जिसकी वजह से वो जैसे ही अपने शरीर को देखता है तो उसे पता लगता है कि उसका पूरा शरीर किसी ने पट्टियों से लपेटा हुआ है, बिल्कुल किसी मम्मी की तरह। जिसको देखते ही वो गुस्से से बोलता है, ये कौन सा घटिया डॉक्टर है जिसने मेरे शरीर को इस तरीके से पट्टियों से लपेट दिया है, जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई हो। इस चोट को तो मेरा सिस्टम यूं एक सख्त एक्टिंग पॉइंट से सही कर सकता है, और तुम मुझे बताओ कि मैं इस तरह बिल्कुल मम्मी की तरह दिखते हुए सख्त एक्टिंग कैसे करूंगा? लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। अभी वो इस बात के लिए गुस्सा कर ही रहा था कि तभी उस कमरे का गेट खुलता है और राहुल को एक बिल्कुल मधुर और प्यारी आवाज सुनाई देती है, ओह तुम उठ गए। जिसको सुनते ही राहुल थोड़ा ऊपर को उठते हुए इस आवाज की मालकिन को देखने की कोशिश करता है, और उसको देखते ही राहुल जैसे था वैसे ही जम जाता है। अभी जो लड़की गेट से अंदर आई राहुल के सामने खड़ी थी, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। त्वचा बिल्कुल स्मूथ और गोरी, बाल बिल्कुल काले और लंबे जो उसके कंधे पर बिल्कुल खूबसूरती और स्टाइल से गिरते हुए आगे से नीचे की तरफ जा रहे थे, और उसकी आंखें बड़ी और गोल थी जो अभी मासूमियत और भोलेपन से चमक रही थी। वहीं जब वो लड़की राहुल को जगा हुआ देखती है तो उसके लाल होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसको देखकर राहुल का दिल उससे बगावत करने पर उतारू हो जाता है। स्टोरी द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 5, क्या मेरी खूबसूरत परी बनोगी? कोष्टक। अब तक राहुल को होश में आए हुए देख उस खूबसूरत लड़की के होठों पर एक मन मोहने वाली मुस्कुराहट छा जाती है, जिसे देखकर राहुल का दिल उससे बगावत करने पर उतारू हो जाता है। अब आगे राहुल को जगे हुए देखकर वो लड़की उसी स्माइल के साथ बोलती है, चलो अच्छा है तुम आखिरकार होश में आ ही गए, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। जब मैं कुछ सब्जियों को लेने के लिए पहाड़ के पीछे जा रही थी तो तुम मुझे वहां नदी के पास पेड़ के साइड में बेहोश पड़े हुए दिखे थे, और उस वक्त तुम्हारा पूरा शरीर खून से लथपथ था, जिसे देखते ही मैंने अपने इस गांव से एक पड़ोस में रहने वाले सुरेश भैया को तुम्हारी मदद करने के लिए बुलाया था, और वही तुम्हें यहाँ इस गांव में उठाकर लेकर आए हैं। तुम पक्का इस एरिया में नए होगे, तभी तो तुम सावधानी ना रख पाने की वजह से किसी जंगली जानवर के हमले में इतने ज्यादा घायल हो गए थे। पर चलो अच्छा है तुम अब ठीक हो। और इतना बोलते बोलते उस लड़की के गालों पर हल्के हल्के डिंपल भी पड़ने लगते हैं, जिसकी खूबसूरती को देखकर राहुल उसमें कहीं खो सा जाता है, और वो अपने मन में बोलता है, हे भगवान, तू कैसे इतनी सुंदर लड़की को बना सकता है? ये तो पहले वाली उस गुस्से से भरी कल्टीवेटर लड़की से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये बिल्कुल किसी फूल की तरह कोमल और किसी देवी की तरह सुंदर है, और अगर मैं इसको ऐसे ही देखता रहा तो मैं खुद को इसे गले लगाने से और इसकी रक्षा करने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और वहीं जब राहुल के इन चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशंस को वो लड़की देखती है तो उसे लगता है कि राहुल अभी भी उन जंगली जानवरों से डरा हुआ है, जिसकी वजह से वो राहुल को शांत करने के लिए तुरंत बोलती है, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। ये पैंग गांव है, यहाँ पर जंगली जानवर कभी भी एंटर नहीं कर सकते हैं, और कभी कोई जंगली जानवर अगर आ भी गया तो वो कल्टीवेटर्स यहाँ आकर उनको मार के हमें बचा लेंगे। और इन सब चीजों को बताते हुए वो लड़की उनकी एक्टिंग भी कर रही थी, जैसे किसी जंगली जानवर को बताते वक्त वो अपने हाथों और चेहरे से उस जानवर की एक्टिंग करके राहुल को डराने की कोशिश करती है, जो करते वक्त वो लड़की राहुल को बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारी लगती है। वहीं कुछ ही पल बाद राहुल को एहसास होता है कि वो इस लड़की की खूबसूरती में कुछ ज्यादा ही खो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने सख्त एक्टिंग करने की जॉब को भूल रहा है, और इसका एहसास होते ही वो सख्त एक्टिंग करने लिए सीधे बैठ जाता है और उस लड़की की तरफ देखकर बोलता है, डर? वो भी मुझे राहुल को कभी भी नहीं। मैं तो किसी भी जंगली जानवर से नहीं डरता हूँ। वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं ना तो मैं असल में एक शिकारी हूँ।
जो 3 दिन पहले यहीं पास के पहाड़ से गुजर रहा था और वहां पर मैंने जंगली जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड देखा, जिसे देखते ही मुझे आसपास के गांवों की सुरक्षा का ख्याल आता है, जिसके कारण मैंने बिना अपनी जान की चिंता किए सीधे ही उन्हें खत्म करने के लिए उनके सामने कूद गया था। वैसे देखा जाए तो मरना तो सबको है ही, पर जो बात अलग होती है तो वो ये कि कौन आसानी से मरता है और कौन मुश्किल तरीके से मरता है। पर मैंने इन सब चीजों की कोई भी चिंता नहीं की और उन सभी जानवरों से मैं लगातार 3 दिन और 3 रातों के लिए उनसे लड़ता रहा। देखो, मेरे शरीर पर अभी भी उन खतरनाक भेड़ियों से लगी हुई चोट का निशान है। और इतना बोलते ही वो अपनी बाजुओं को दिखाने लगता है। वहीं राहुल की बात को सुनकर वो लड़की हैरान होते हुए बोलती है, क्या भेड़िए? पर जहां एक मुझे पता है कि यहाँ इस पहाड़ पर कोई भेड़िया है ही नहीं। जिसे सुनते ही राहुल हैरानी से बोलता है, क्या इस पहाड़ पर भेड़िए नहीं है? तो पक्का दूसरे किसी पहाड़ से आए हुए होंगे। देखो, मुझे उन्होंने कितनी बड़ी चोट दी है उन्होंने। और तुम्हें पता है 3 दिन बाद जब मैं उन जंगली जानवरों के हमलों से खुद को नहीं बचा सकता था, तो मैंने उसी वक्त बिना अपनी जान की परवाह किए उनमें से कई जंगली जानवरों को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। पर उन्हीं में से एक जंगली जानवर ने मुझे उस पहाड़ से नीचे गिरा दिया था, जिससे मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। पर देखो, मेरी किस्मत कितनी बढ़िया निकली, मेरी जान को खुद इतनी खूबसूरत परी ने बचा ली है और अब वो मेरा ख्याल भी रख रही है ताकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो पाऊं। वहीं जब ये आखिरी वाली बात वो लड़की सुनती है तो उसका चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो जाता है और वो बोलती है, मैं कोई खूबसूरत परी नहीं हूँ, मेरा नाम पल्लवी है। उसकी इस बात को सुनकर राहुल बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, पल्लवी, तुम भले ही परी ना हो, पर क्या तुम सिर्फ मेरी खूबसूरत परी नहीं बन सकती हो? जिसको सुनते ही पल्लवी का चेहरा बिल्कुल टमाटर सा लाल हो जाता है और वो तुरंत ही अपने चेहरे को हाथों से छुपाकर घूमकर वापस कमरे से बाहर भाग जाती है। पल्लवी को ऐसे वहां से शर्माते हुए ऐसे भागते देख राहुल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में खुद की तारीफ करते हुए सीधे बेड पर लेट जाता है और मन मन मुस्कुराने लगता है। और ये सिर्फ उस लड़की की वजह से नहीं था, बल्कि उसे अभी 2 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स भी प्राप्त हुए थे, जिसके मिलते ही वो सिस्टम की स्टेटस विंडो को खोलता है। होस्ट राहुल शर्मा। कल्टीवेशन स्टेज 6, रिफाइनिंग स्टेज लेवल 10, छोटी बढ़ोतरी। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0/1000। सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 7 पॉइंट्स। स्किल्स शुरुआती लेवल स्किल। जॉब कोई भी नहीं। स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार। इस बार राहुल अपने कल्टीवेशन के साथ उस छोटी बढ़ोतरी को भी देखता है, जिसे देखकर वो अपने मन में बोलता है, ये यहाँ पहले तो नहीं था, कहीं ये बार बार मेरी नाड़ियों को तोड़ने और ठीक करने से तो नहीं हुआ है? उद्धरण चिन्ह। पर वो इस बात को जल्द ही इग्नोर कर देता है। सिस्टम को उसे पूरा हील ठीक करने की कमांड देता है, जिसे सुनते ही सिस्टम एक सख्त एक्टिंग पॉइंट को खर्च करके राहुल को पूरे तरीके से हील कर देता है और हील होते ही राहुल की बॉडी अपने आकार में वापस आ जाती है, जो अभी तक सूखकर कांटा हालत में थी और इसके कारण उसके शरीर पर लगी पट्टियां भी फटकर अलग हो जाती है। और उसके हील होते ही उसे अपने शरीर में बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होती है और उसे इस वक्त काफी रिलैक्स भी महसूस होता है और उसे अपनी ताकत पहले चोट लगने के मुकाबले काफी ज्यादा महसूस हो रही थी। अभी वो इन सब चीजों को फील कर ही रहा था कि पल्लवी दोबारा कमरे में वापस एक स्माइल के साथ आती है, पर अंदर राहुल को देखते ही वो डर जाती है और चिल्लाते हुए बाहर भाग जाती है। और उसकी इस हरकत से राहुल पहले तो हैरान हो जाता है, पर जैसे ही वो अपने शरीर को देखता है तो उसका चेहरा भी लाल हो जाता है और गुस्से से चिल्लाता है, अब ये मेरे कपड़े किस गधे ने मुझसे बिना पूछे उतारे थे? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 6, खूबसूरत लड़की की जान खतरे में। कोष्टक। अब तक राहुल की चोट ठीक होने के कारण उसका शरीर पहले जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर बंदी पट्टियां फटकर उसके शरीर से जगह जगह से अलग हो जाती हैं। और तभी ठीक इसी वक्त पल्लवी उस घर के अंदर आती है और राहुल को इस हालत में देखकर वो तुरंत ही चिल्लाकर बाहर भाग जाती है, जिसके कारण राहुल कंफ्यूज हो जाता है कि पल्लवी उसको देखकर यहाँ से बाहर क्यों भागी है। और इसका जवाब उसे जल्द ही मिल जाता है जब वो अपने शरीर पर ध्यान देता है और इस चीज को जानकर उसका चेहरा भी लाल हो जाता है और वो गुस्से से बोलता, किस गधे ने मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़े निकाले थे? अब आगे। अब तक राहुल अपनी इस सिचुएशन से संभल चुका था और वो एक एक जर अपने शरीर से उन बची हुई फटी हुई पट्टियों को अपने शरीर से अलग करने लगता है। और कुछ देर में जैसे ही वो उन पट्टियों को पूरी तरीके से अलग कर लेता है तो उसके सामने अपनी ही एक स्मूथ त्वचा निखर के आती है, जिस पर जगह जगह दवाई लग रखी थी और जिसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा आ रही थी। अभी वो अपने शरीर को ध्यान से चेक कर ही रहा था कि कहीं कोई चोट बाकी तो नहीं रह गई है कि तभी उसके कानों में घर के ठीक बाहर खड़ी पल्लवी की आवाज सुनाई देती है, राहुल, तुमने इन पट्टियों को क्यों खोल दिया है? डॉक्टर ने अभी इन पट्टियों और दवाइयों को पूरे 1 महीना लगाकर रखने की सलाह दी है, क्योंकि तुम्हारे शरीर पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। और ये सब बोलते वक्त भी पल्लवी घर के अंदर कदम नहीं रखती है और डरकर बाहर ही खड़ी रहती है। वहीं पल्लवी की इस बात को सुनकर सबसे पहले तो राहुल जिस बिस्तर पर बैठा था उसी की चादर को एक कोने से पकड़कर अपने शरीर के इर्द गिर्द लपेट लेता है और फिर हल्के से खांसते हुए बोलता है, पल्लवी, वो जो चोटें मुझे लगी है वो सिर्फ बाहर त्वचा पर ही लगी है, अंदरूनी कोई भी चोट नहीं लगी है, जिसके कारण मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये बाहरी चोटें खुद ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। और क्या तुम प्लीज मेरे लिए कुछ कपड़े ले आओगी? जिसे सुनते ही बाहर से पल्लवी जवाब देती है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। और इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है, जिसके कदमों की जाने की आवाज राहुल को अंदर कमरे में सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि पल्लवी यहां से जा चुकी है, जिसके कारण वो सीधा अपने बिस्तर पर लेट जाता है और पल्लवी का कपड़ों के साथ आने का वेट करने लगता है। पर हर बीते पल के साथ उस बिस्तर पर उसका लेटना मुश्किल होते जा रहा था, क्योंकि उसे खुद के शरीर पर लगी दवाइयों की काफी बदबू आ रही थी, जिसकी घिन से उसने अपनी नाक को अपने हाथ से बंद कर लिया था। फिर ऐसे ही वक्त बीतते रहता है और राहुल का सब्र अब टूटते जाता है और इसी तरह इंतजार करते करते 15 मिनट गुजर जाते हैं और पल्लवी वापस नहीं आती। अब राहुल से और इंतजार नहीं हो पाता और वो अपने बिस्तर पर सीधा बैठ जाता है और तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो बोलता है, ओ नहीं, कहीं मेरी इस तरह पट्टियों के उसके सामने खुलने से पल्लवी ने मुझे ठरकी तो नहीं समझ लिया और इसी चीज से नाराज होकर वो अपने गांव के लोगों को मुझे पकड़ने के बुलाने गई हो। ओ माय गॉड, ये ऐसे तो कितनी बड़ी गलतफहमी बन जाएगी। और अपने मन में इस ख्याल के आते ही राहुल उस चादर को अच्छे तरीके से अपने शरीर के इर्द गिर्द लपेट लेता है और बिस्तर से उतरकर बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है और गेट के पास पहुंचते ही वो चुपके से घर के बाहर इधर उधर देखने लगता है। उसे घर के बाहर सामने कच्ची गलियां दिखती हैं, आसपास लकड़ से बने हुए घर दिखाई देते हैं, आसपास हरे घास का मैदान दिखाई देता है और घर की हालतों को देखकर उसे ये समझ आ जाता है कि ये एक शांति भरा गरीब गांव है।
पर फिर भी इस पूरे गांव में एक अलग ही खिंचाव सा है, जिसके कारण ये जगह रिटायरमेंट लेने के बाद शांति से रहने के लिए बेस्ट है। पर बाहर के नज़ारों को देखते हुए उसे महसूस होता है कि आसपास कुछ ज्यादा ही शांति है। उस समय से जब वो बेड पर पल्लवी के जाने से पहले लेटा हुआ था और पल्लवी के जाते ही ऐसा हो गया था कि पूरा गांव ही खाली हो गया है और उसे वहां बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता है। और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है और सोचने लगता है कि गांव के सारे लोग आखिर गए तो गए कहाँ हैं। और इस सवाल के जवाब के लिए वो गेट से खुद बाहर निकलकर आसपास देखने का डिसाइड करता है। और जैसे ही वो ये डिसाइड करके उस घर से अपना पहला कदम बाहर निकालता है तो तभी उसे दूर से कुछ हलचल सुनाई देती है, जिसको सुनते ही वो उस आवाज की दिशा में देखता है तो उसे दूर से बहुत सारे गांव वाले अपने हाथ में हथियारों को लेते हुए और धूल उड़ाते हुए अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जिसको देखकर राहुल की आंखें बड़ी बड़ी ही जाती हैं और मुंह भी हल्का सा खुल जाता है और वो खुद से बोलता है, ओ नो, लगता है उस लड़की ने सच में सब कुछ गांव वालों को बता दिया है, जिसकी वजह से अब ये सारे गांव वाले मुझे पीटने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही वो गांव वाले राहुल के पास आते जा रहे थे वैसे ही राहुल के कानों में उनके बोलने की आवाज सुनाई देती है, जल्दी चलो सभी, हम उस जानवर को अपने गांव को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। और जैसे राहुल इस बात की सुनता है तो वो गुस्से से घर के गेट को जोर से लात मार के खोलता है और उस छेद वाले फटे चादर को पहनकर बाहर आ जाता है और बोलता है, ये क्या बकवास है, तुम अब मुझे जानवर कह रहे हो? तुम्हारा लड़ाई शुरू करने का इरादा है तो आ जाओ फिर लड़ाई ही कर लेते हैं। अभी राहुल ने इतना बोला ही था कि एक गांव वाला राहुल के पास आ जाता है और उससे चेहरे पर कंफ्यूजन के साथ पूछता है, छोटू तुम घर से बाहर अपने बिस्तर से उठकर क्यों आ गए हो? उद्धरण चिन्ह। तभी दूसरा गांव वाला भी वहां आ जाता है और बोलता है, हाँ, डॉक्टर ने तुम्हें 1 महीना बिस्तर पर रहने को बोला है तो तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाओ अभी के अभी और बिस्तर पर लेट जाओ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमारे गांव वाले उस चीज का ख्याल रख लेंगे, तुम आराम करो। तभी तीसरा गांव वाला भी आ जाता है और राहुल से बोलता है, हाँ तुम्हें बिस्तर पर घर के अंदर जाना चाहिए, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। अभी उन सब की बातों को सुनकर राहुल पूरे कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ घर के अंदर था और वो उसी कंफ्यूजन के साथ बोलता है, तुम लोग क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम लोग मुझे यहाँ पीटने नहीं आए थे? तो क्या मैं ऐसे ही भागने के लिए तैयार हो रहा था? और अगर तुम मुझे जानवर नहीं कह रहे थे तो किसे कह रहे थे? और अगर ये हथियार मुझे पीटने के लिए नहीं है तो किसे पीटने के लिए है? और तुम्हारे साथ पल्लवी क्यों नहीं है? वो अभी कहाँ है? और इसी तरह अपनी कंफ्यूजन में वो इतने सारे सवाल पूछ लेता है, जिसका जवाब देते हुए पहला गांव वाला बोलता है, अरे छोटू, हम तुम्हें मारने क्यों आएंगे और ये हथियार तो हमने उन जंगली जानवरों को मारने के लिए अपने साथ लिए हैं। तभी दूसरा गांव वाला भी बोलता है, हाँ छोटू, बाहर जंगली जानवर घूम रहे हैं इसलिए तुम्हें भी अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए और ये थोड़े समय की तो बात है, हमें उन जानवरों को यहाँ से भगाने और मारने में लिए और उसके बाद हम साथ में पार्टी करेंगे। जिसे सुनते ही राहुल हैरान होते हुए बोलता है, जंगली जानवर कहाँ? और इतना बोलकर वो घर से बाहर अपने सर को करके इधर उधर देखने लगता है और वो चिंता करते हुए दोबारा उनसे पूछता है, पल्लवी अभी तक वापस नहीं आई है, वो अभी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जिसको सुनते ही पहले गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक गांव वाला आगे बढ़कर बोलता है, असल में हमें ये बात की गांव के पास के पहाड़ के नीचे जंगली जानवर आ चुके हैं पल्लवी के द्वारा ही पता चली है, जो अभी उन्हीं जंगली जानवरों के इलाके में फंसी हुई है और उसे गुप्ता परिवार के लड़के ने देख लिया था और हमें ये सारी सिचुएशन बताई है और हम सब अभी पल्लवी को बचाने के लिए ही जा रहे हैं और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम पल्लवी को बचा लेंगे और सही सलामत घर ले आएंगे। उनकी इस बात को सुनकर कि पल्लवी की जान खतरे में है, राहुल को अपने दिल में एक चुभन सी महसूस होती है और वो पल्लवी की चिंता में घबराने लगता है और अभी उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज चल रही थी कि उसे अभी इसी वक्त किसी भी हालत में पल्लवी को बचाना है, पर अभी उसे पहनने के लिए कुछ चाहिए था क्योंकि इस चादर को अपने शरीर पर लपेटे हुए वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और यही सोचते सोचते उसकी नजर वहीं पास में पड़ी एक कपड़ों की अलमारी पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो उस अलमारी के पास जाकर उसे खोल देता है और उसमें से वो जल्दी से एक लौती पड़ी हुई चीज जो कि एक लाल रंग की लड़कियों की सलवार थी उठा लेता है और जल्दी से पहनकर उस चादर को वहीं फेंककर वो घर से बाहर पहाड़ से नीचे की ओर पल्लवी को बचाने के लिए भाग जाता है। और उसे ऐसे भागते हुए देख वहां खड़े सभी गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हुए पीछे से चिल्लाने लगते हैं। एपिसोड 7 लाल सलवार पहना हुआ सुपर हीरो कोष्टक। अब तक गांव वालों से ये सुनने के बाद कि पल्लवी की जान अभी खतरे में है, राहुल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसके दिमाग में चल रहे सभी ख्याल एक ही पल में गायब हो जाते हैं और अभी उसके दिमाग में सिर्फ यही चलने लगता है कि उसे किसी ना किसी हालत में पल्लवी को उन जंगली जानवरों से बचाना ही होगा। और ये अपने मन ठानते ही राहुल जल्दी से वहीं पास में रखी अलमारी से बिना ज्यादा ध्यान दिए ही एक लाल रंग की सलवार को उठाकर पहन लेता है और उस चादर को वहीं पर फेंक देता है और फिर पल्लवी की जान को बचाने के लिए वो तुरंत घर से बाहर पहाड़ की तरफ भागने लगता है। अब आगे राहुल को वहां से ऐसे भागते देख गांव वाले पीछे से राहुल को रोकने के लिए चिल्लाने लगते हैं, छोटू तुम कहां भागे जा रहे हो? बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, छोटू तुम प्लीज वापस घर में आ जाओ और आराम करो, तुम अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए हो और पल्लवी की चिंता बिल्कुल भी मत करो, उसको हम बचा लेंगे। पर उनके ऐसे चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं होता है और राहुल बिना पीछे मुड़े सीधा ही भागते रहता है और इस चीज को देखकर वो गांव वाले भी ये समझ जाते हैं कि ये छोटा लड़का बिल्कुल भी उनके बोलने से नहीं रुकने वाला है, इसलिए उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। और इतना एहसास होते ही गांव वाले आपस में एक दूसरे की आंखों में देखकर कुछ इशारा करते हैं और बाहर राहुल को रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं वैसे ही वो 2 ग्रुप में बन जाते हैं। उनमें से एक ग्रुप राहुल के पीछे राहुल को रोकने के लिए भागने लगता है और दूसरा ग्रुप पहले वाले ग्रुप से अलग दूसरी दिशा में भागने लगता है। वहीं राहुल, जिसके दिमाग में सिर्फ पल्लवी को ही बचाने की टेंशन चल रही थी, वो भागते भागते पहाड़ से अब नीचे उतरने ही वाला था और उसे अभी पीछे से उन गांव वालों की भी आवाजें सुनाई दे रही थी,
जो उसको उसी की भलाई के लिए रोकना चाहते थे। जिसे सुनकर राहुल को काफी अच्छा फील होता है, पर वो अभी चाहकर भी उनकी बात को सुनकर रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसे इस वक्त पल्लवी की जान किसी भी तरीके से बचानी जो थी। अभी वो लगभग नीचे पहुंच ही गया था कि तभी उसके सामने वही दूसरा ग्रुप आ जाता है और उसे वहीं पर रोक देता है। उन गांव वालों को ऐसे अपने सामने देख राहुल रुक जाता है और उन्हें रास्ते से हटने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। जिसको सुनकर उन गांव वालों को ये तो समझ नहीं आता है कि राहुल आगे क्यों जाना चाहता है, और ऐसा उन्हें इसलिए लग रहा था क्योंकि उनके सामने वाला इतनी कम उम्र का लड़का आखिर जंगली जानवरों से तो नहीं ही लड़ सकता है। पर इस सवाल को वो जल्द ही अपने दिमाग से निकाल देते हैं और सीधा सीधा उसकी सेफ्टी के लिए उसे आगे जाने से मना कर देते हैं। और उनमें से एक गाँव वाला बोलता है, छोटू तुम यहाँ से अब आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि आगे उन खतरनाक जंगली जानवरों का इलाका शुरू हो जाता है और डॉक्टर ने हमें बताया था कि तुम्हारी चोटें बहुत ही ज्यादा सीरियस है और तुम्हें ठीक होने के लिए पूरा 1 महीना आराम करना पड़ेगा। पर तुम आराम करने की जगह अपने शरीर पर इतना बुरा प्रभाव डालते हुए भागकर यहाँ आ गए हो। जाओ अभी वापस घर में जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम पल्लवी को क्या जवाब देंगे। उद्धरण चिन्ह। वहीं जब ये सारी बात राहुल सुनता है तो वो पैनिक करने लगता है और तुरंत अपने सामने खड़े लोगों से बोलता है, आप लोग मेरी चिंता कर रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लगा, पर मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूं और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं एक शिकारी हूं, इसलिए मुझे उन जंगली जानवरों को मारने का काफी एक्सपीरियंस है। इसलिए आप लोग साइड हो जाइए और मुझे पल्लवी को बचाने के लिए जाने दीजिए। अभी राहुल ने इतना ही बोला था कि उसके कानों में एक लड़की की तेज चीख सुनाई देती है, आ जिसको सुनते ही राहुल को पता चल जाता है कि ये पल्लवी की आवाज है, और इसका एहसास होते ही वो जल्दी से उस आवाज की दिशा में देखता है और उसके साथ बाकी गांव वाले भी उस चीख को सुनकर उस दिशा की तरफ देखते हैं। राहुल के उस दिशा में देखते ही उसका दिल धक से बैठ जाता है, क्योंकि उसे दूर सामने से तेजी से भागते हुए पल्लवी नजर आती है, जिसके पीछे उसे एक बड़ी आकृति वाला जंगली जानवर, नहीं आध्यात्मिक जानवर, भागते हुए दिखाई देता है, जिसकी आंखें इस वक्त पूरी तरीके से लाल थी और वो लगातार आगे भागती हुई पल्लवी को ही देख रहा था। अभी इस दृश्य को राहुल देख ही रहा था कि वो देखता है कि पल्लवी पैरों में एक पत्थर के आने की वजह से नीचे आ चिल्लाते हुए गिर जाती है और पीछे से आ रहे उस खतरनाक जानवर को उसकी तरफ आते हुए उस जानवर को देखने लगती है, और उसको ऐसे इतनी तेजी से अपनी तरफ भागते हुए देख पल्लवी को ये पता चल जाता है कि अब उसके पास वापस खड़े होकर भागने का समय नहीं है। इसलिए वो आगे जो भी उसके साथ होने वाला उसके एहसास से डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेती है और अपने बुरे परिणाम यानी मौत को स्वीकार करके उसके आने का इंतजार करने लगती है। और इस चीज को जब वो गांव वाले देखते हैं तो वो भी वहीं जम से जाते हैं, और ऐसा उनके डर और पल्लवी की आगे होने वाली हालत को सोचकर हुआ था। वो आगे बढ़कर पल्लवी को बचाना चाहते थे, मगर इतने बड़े जंगली जानवर को देख और अपने और पल्लवी के बीच की दूरी को देखकर वहीं जमे से खड़े रह जाते हैं, और उन्होंने आज तक इतना बड़ा जंगली जानवर कभी भी नहीं देखा था। नोट, ये गांव वाले इस सामने वाले आध्यात्मिक जानवर को अभी एक नॉर्मल जंगली जानवर ही समझ रहे थे, जिसका बस साइज बड़ा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो ठहरे एक नॉर्मल इंसान जिनके पास कोई भी आध्यात्मिक जड़ मौजूद नहीं है, जिसके कारण वो उस जानवर से निकलने वाले आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते थे, पर यह चीज राहुल महसूस कर सकता था। आध्यात्मिक जानवर कौन होते हैं? आध्यात्मिक जानवर वो होते हैं जो कल्टीवेटर्स की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर समाकर अपने शरीर को शुद्ध करके ताकतवर बना सकते हैं, पर इनमें कल्टीवेटर्स की तरह आध्यात्मिक जड़ नहीं होती है, बल्कि इन्हें अपने पहली पीढ़ियों से ही एक स्पेशल ब्लड लाइन प्राप्त होती है, जिसकी मदद से आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा सिर्फ कुछ जानवर ही कर सकते हैं, और सामने वाला जानवर भी उनमें से एक है। कोष्टक। वहीं दूसरी ओर जब वो आध्यात्मिक जानवर अपने शिकार को ऐसे जमीन पर गिरा हुआ बेबस हालत में देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि उसका शिकार अब कहीं भी नहीं भागने वाला है। इसलिए वो भागना बंद कर देता है और धीरे धीरे पल्लवी की तरफ बढ़ने लगता है, और इस चीज को पल्लवी भी अपनी आंखों को खोलकर देख लेती है, और पल्लवी के आंखों को खोलते ही वो बड़ा जानवर अपने पंजों को लहराते हुए पल्लवी की तरफ छलांग लगा देता है, जिसको देखते ही पल्लवी बहुत डर जाती है और अपने कपड़े के एक कोने को कसकर पकड़कर अपनी आंखों को बंद करके अपने अंत का इंतजार करने लगती है। और इस चीज को जब राहुल देखता है तो वो कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए जितना तेजी हो सके उतनी तेजी से पल्लवी की तरफ गांव वालों के बीच में से भागने लगता है, और भागकर सीधे छलांग लगाकर वो हवा में छलांग लगाते हुए उस जानवर को जोर से अपने कंधे की मदद से धक्का देकर साइड को गिरा देता है और खुद पल्लवी के सामने और उस जानवर बीच आकर खड़ा हो जाता है। वहीं उस जानवर को ऐसे छलांग लगाते देख पल्लवी अपनी आंखों को बंद करके अपने मन में सोचने लगती है, क्या वो जानवर जब अपने तेज पंजों से मेरे ऊपर हमला करेगा तो मुझे ज्यादा दर्द होगा, या मैं पहले ही हमले से दर्द को महसूस करने से पहले ही मर जाऊंगी, और मरने के बाद कैसा फील होगा। अभी वो ऐसी अजीब बातें अपने मन में सोचते हुए उस जानवर के हमला करने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी सामने से जो उसे उस जानवर से तपन और गर्म हवा महसूस हो रही थी वो गायब हो जाती है, और उसे पहले से काफी हल्का और रिलैक्स लगने लगता है, और इस चीज को फील करते ही पल्लवी अपने मन में बोलती है, क्या मौत के बाद ऐसा ही फील होता है। और इतना मन में सोचते ही वो अपनी आंखों को खोल देती है, और अपनी आंखों को खोलते ही उसे नजर आता है कि उसके सामने एक उसी की उम्र का लड़का पीट करके खड़ा हुआ है, जिसने ऊपर से तो कुछ नहीं पहना है मगर नीचे एक लाल रंग की सलवार पहनी हुई है, जिसको देखते ही पहले तो उसे ये सिचुएशन कुछ पल के लिए समझ नहीं आती है, पर फिर जल्द ही वो उस लड़के के द्वारा पहनी गई सलवार को पहचानते हुए बोलती है, ये तो मेरी सलवार है जो मैंने अपने घर की अलमारी में रखी थी। और पल्लवी की इस बात को सुनकर राहुल पहले तो नीचे की ओर देखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसने नीचे जल्दबाजी में गलती से पल्लवी की सलवार पहन ली है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है, और वो पीछे पल्लवी की तरफ देखकर एक शर्मिंदगी भरी स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ वो जंगली जानवर राहुल के ऐसे हवा में अचानक हमले से खुद को नहीं संभाल पाता है और थोड़ी दूर जाकर सीधा जमीन पर गिर जाता है। अभी इस अचानक हमले से खुद को संभालकर जैसे ही वो जानवर खड़ा होकर राहुल को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो राहुल के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ लगा देता है, और जैसे जैसे वो राहुल की तरफ बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो राहुल को एक बारी के हमले से खत्म करने के लिए अपने शरीर के आसपास आग तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने लगता है।
वहीं जब उस जानवर को ऐसे राहुल की तरफ हमला तेजी से बढ़ते देख वहां दूर खड़े गांव वाले राहुल को सावधान करते हुए चिल्लाते हैं, छोटू अपने सामने देखो, बच्चे वहां से साइड हट जाओ। वहीं उस जानवर को ऐसे राहुल की तरफ बढ़ते देख पल्लवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो भी राहुल से बोलती है, राहुल ध्यान से, वो जंगली जानवर हमारी तरफ ही आ रहा है, तुम यहाँ से हट जाओ और अपनी जान बचाओ, मेरी चिंता मत करो। और पल्लवी की इस बात को सुनकर राहुल अपने चेहरे को सामने की ओर कर लेता है, जहां वो उस जानवर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है और उस जानवर को अपनी तरफ बढ़ते देख राहुल अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी लात पर अपनी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को लपेटता है और उस जानवर के पास आते ही उसके सर पर दे मारता है और राहुल के इस एक लात के हमले से ही वो जानवर कम कल्टीवेशन होने की वजह से एक बार में ही मर जाता है और वो अपने लहूलुहान सर के साथ दूर जाकर गिरता है। वहीं इस नज़ारे को अपने सामने देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो उसी हैरानी के साथ बोलते हैं, सिर्फ एक लात से ही इस बच्चे ने इतने बड़े जानवर को मार दिया, ये लड़का कितना ज्यादा ताकतवर है। और तभी विक्रम को अपने मन में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने पर, इसके लिए सिस्टम आपको 3 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने पर, इसके लिए सिस्टम आपको 5 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स इनाम में देता है। इस नोटिफिकेशन पर राहुल ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो यहाँ पल्लवी की जान को बचाने आया था, ना कि सख्त एक्टिंग करने, और इस नोटिफिकेशन को इग्नोर करके वो जैसे ही पल्लवी की तरफ उसका हाल पूछने के लिए घूमता है वैसे ही उसे दोबारा सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को इस टाइगर बुल आध्यात्मिक जानवर को मारने पर, इसके लिए सिस्टम आपको 1 सख्त एक्टिंग पॉइंट और 1200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए, जिसके कारण आपका अब कल्टीवेशन लेवल बढ़कर फाउंडेशन स्टेज लेवल 1 पर चला गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, सिस्टम ने ये डिटेक्ट किया है कि होस्ट के पास मध्यम वर्ग का पैक नहीं है, जिसके कारण होस्ट के कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए सिस्टम होस्ट के बचे हुए 200 एक्सपीरियंस को अपने पास बैंक में संभाल कर रखेगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। सिस्टम के इतना बोलते ही राहुल को अपने शरीर में एक अलग ही ताकत आते हुए महसूस होती है और उसका शरीर आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से सोखने लगता है। इस चीज से राहुल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, वाओ, मुझे नहीं लगा था कि एक इतने कमजोर जानवर को मारने से हजारों एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी राहुल अपनी सोच में गुम ही था कि तभी उसके कानों में पल्लवी की आवाज सुनाई देती है, राहुल, वैसे तुमने मेरी सलवार क्यों पहनी हुई है? जिससे वो अपनी सोच से बाहर आ जाता है और पल्लवी की तरफ हैरानी से देखता है, जिसका चेहरा इस वक्त पूरा लाल हो चुका था। एपिसोड 8, शर्मनाक हरकत और नई लड़ाई की तकनीकें। अब तक योजक चिन्ह। पल्लवी जब राहुल के द्वारा पहने गई उस लाल सलवार को ध्यान से देखती है तो उसे याद आ जाता है कि ये सलवार उसकी है जो अभी राहुल ने पहनी हुई है, और इस चीज का एहसास होते ही उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है और वो उसी लाल चेहरे के साथ धीरे से राहुल से पूछती है, राहुल, ये तुमने मेरी लाल सलवार क्यों पहनी हुई है? उद्धरण चिन्ह। अब आगे जैसे ही राहुल पल्लवी की इस धीरे से पूछे गए सवाल को सुनता है तो वो पल्लवी की तरफ देखता है, पर इससे पहले कि वो पल्लवी के सवाल को ठीक से समझकर उसका जवाब दे पाता कि तभी उसके दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन सुनाई देती है। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में एंटर करने के लिए, इसके लिए सिस्टम होस्ट को एक बड़ा तोहफा इनाम के तौर पर दे रहा है, और अब से जब भी होस्ट अगले कल्टीवेशन स्टेज पर जाएगा तो सिस्टम ऐसे ही होस्ट को बड़े तोहफे इनाम में देगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। सिस्टम की इस बात को सुनकर राहुल काफी ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जैसे ही वो उस बड़े तोहफे को खोलने जा रहा था वैसे ही उसे महसूस होता है कि उसके पैर इस वक्त जमीन पर नहीं है बल्कि वो खुद ही हवा में है, जिसके एहसास से वो जल्दी से अपने सिस्टम की स्क्रीन से बाहर आकर नीचे की ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसे सभी गांव वालों ने अपने कंधे और हाथों में उठाया हुआ है और वो बधाइयां दे रहे हैं और उसका शुक्रिया कर रहे हैं। छोटे भाई, तुम कितने ही ज्यादा ताकतवर हो, तुम तो हमारे छोटे सुपर हीरो हो। छोटे भाई, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने उस जंगली जानवर को मारकर हमें और हमारे गांव को बचाया है। हाँ, छोटे भाई, तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, क्या तुम मुझे भी उस तरीके से लड़ना सिखा सकते हो? हाँ, छोटे भाई, तुम मुझे भी ऐसे लड़ना जरूर सिखाना। और इसी तरह सभी गांव वाले राहुल को बार बार उछालकर उसकी तारीफ कर रहे थे और जब वो उन सभी की तारीफ को सुनता है तो वो इस चीज पर ध्यान देता है कि गांव वालों ने अब उसे छोटू से छोटा भाई बुलाना शुरू कर दिया है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने ऊपर गर्व महसूस करता है। अभी वो ऐसे खुश हो ही रहा था कि उसे हवा में उछलते हुए महसूस होता है कि उसकी सलवार का नाड़ा ढीला हो गया है, जिसके कारण उसकी सलवार कभी भी खुलकर गिर सकती है, जिसके एहसास से वो तुरंत ही अपनी सलवार को पकड़ लेता है और गिरने से बचाते हुए उन गांव वालों से बोलता है, अरे तुम लोग मुझे धीरे से उछालो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसको सुनते ही वो गांव वाले उसकी बात को तुरंत नजरअंदाज कर देते हैं और वैसे ही उछालना जारी रखते हैं। पर इन सब चीजों को वहां खड़ी पल्लवी देख और सुन लेती है, जिसके कारण वो तुरंत ही वहां से शर्माते हुए भाग जाती है और कुछ देर बाद अपने हाथों में राहुल के लिए सही कपड़े लेकर आती है। और अब तक उन गांव वालों ने भी राहुल को नीचे जमीन पर उतार दिया था, जिसको देखते ही पल्लवी राहुल के पास आती है और उसको वो कपड़े दे देती है। और जैसे ही राहुल उन कपड़ों को लेकर सीधा पल्लवी की आंखों में देखता है तो वैसे ही पल्लवी वहां से शर्माकर लाल चेहरे के साथ भाग जाती है, जिसको देखकर राहुल हैरान रह जाता है और वो खुद से बोलता है, क्या मैं इतना हैंडसम हो गया हूँ कि लड़कियां मुझे देखते ही शर्माकर भाग रही हैं? वाह, मुझे तो अब खुद से ही शर्म आ रही है। ओहो, मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ?
और थोड़ी देर ऐसे ही और अपनी तारीफ करने के बाद राहुल अपने कपड़ों को साइड में जाकर चेंज कर लेता है। अभी राहुल उन कपड़ों में अपने आप को एडजस्ट कर ही रहा था कि उसके हाथों में पकड़ी हुई उस लाल सलवार को देखकर वही गांव वालों के साथ खड़ी एक आंटी उस लाल सलवार को पहचान कर उस सलवार की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, ये तो वही लाल सलवार है जो मैंने पल्लवी को कुछ समय पहले ही गिफ्ट की थी, पर इसको तुमने अभी क्यों पहना हुआ था। और उस आंटी की इस बात को जैसे ही वो दूसरे गांव वाले सुनते हैं तो वो भी राहुल के हाथों में उस सलवार को देखकर उसे अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। पर अपने ऊपर इन अजीब निगाहों को महसूस करके भी राहुल के चेहरे पर जरा भी शर्म और घबराहट के भाव नहीं आते हैं, बल्कि वो तो उस सलवार को अपने गले में बांधकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वापस गांव की तरफ चलने लगता है। और ऐसे चलकर वो सख्त एक्टिंग करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो पल्लवी के घर के पास पहुंचता है तो वो जल्दी से उस घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजे को बंद करके उसके सहारे खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और वो जल्दी से अपने गले में पहनी उस सलवार को निकालकर वहीं बिस्तर पर फेंक देता है और उसी लाल चेहरे के साथ बोलता है, ये कितना शर्मनाक था। फिर कुछ देर लंबी सांसें लेने के बाद राहुल अपने आप को शांत करता है और अपने सामने सिस्टम की स्क्रीन को खोलकर देखने लगता है। होस्ट राहुल शर्मा। कल्टीवेशन स्टेज, फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज, छोटी बढ़ोतरी। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 200/2000। स्किल्स शुरुआती लेवल। सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 25। जॉब कोई भी नहीं। स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार जमाई। इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद राहुल बोलता है, क्या सिर्फ अभी 25 एक्टिंग सख्त पॉइंट्स ही इकट्ठा हुए हैं? ये तो बहुत ही थोड़े हैं। क्या यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं मध्यम लेवल की स्किल को अभी नहीं खरीद सकता हूँ? वो पूरी 100 एक्टिंग पॉइंट्स की है और मेरे पास अभी सिर्फ 25। अभी ये तो फिर मध्यम लेवल का प्राइज है, पता नहीं हाई लेवल का क्या प्राइज होगा। और इतना सोचकर वो दोबारा सिस्टम की स्क्रीन को खोल लेता है। येलो स्तरीय तकनीकें 1 से 5 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। ब्लैक स्तरीय तकनीकें 5 से 10 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। धरती स्तरीय तकनीकें 10 से 20 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। आसमान स्तरीय तकनीकें 20 से 200 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। आसमान स्तरीय तकनीकों को देखकर राहुल एक ठंडी हवा सांस के द्वारा अंदर लेता है और फिर वो कल्टीवेशन के लिए स्किल्स की प्राइज को देखने लगता है। मध्यम स्तरीय कल्टीवेशन स्किल 100 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। हाई स्तरीय कल्टीवेशन स्किल 200 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। और अब जब राहुल और ऊपर को स्क्रॉल करने की कोशिश करता है तो उसे आगे नाम नहीं नजर आते और ऐसा उसके साथ तभी हुआ था जब उसने आसमान स्तर से ऊपर की तकनीक देखने की कोशिश कर रहा था। अभी वो ऐसा कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में सिस्टम की आवाज सुनाई देती है। होस्ट अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि वो आगे के नामों को पढ़ सके, इसलिए इन नामों को जानने के लिए कृपया अपने लेवल को बढ़ाए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। इस चीज को सुनते ही राहुल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसके बाद भी अभी आसमान स्तर से ऊपर की तकनीकें सिस्टम में मौजूद है। पर फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि उसके पास इस वक्त लड़ने के लिए कोई भी तकनीक नहीं है, इसलिए वो लड़ने की तकनीक को खरीदने के लिए सिस्टम की शॉप में देखने लगता है। येलो स्तरीय तकनीकें 9 तलवारों की तकनीक, बर्फ तलवार विद्या, आग का जादू। एपिसोड 9 नई और ताकतवर स्किल्स। कोष्टक। अब तक वापस घर आने के बाद राहुल अपने सिस्टम में लड़ाई के वक्त काम आने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की तकनीकों को खरीदने के लिए उन्हें सिस्टम की दुकान में देखने लगता है। अब आगे सिस्टम में मौजूद येलो लेवल की पहली तकनीक 9 तलवारों की स्किल के डिस्क्रिप्शन को पढ़ते ही राहुल हैरान हो जाता है और वो अपने आप से बोलता है, माय गॉड, इतनी ताकतवर तकनीक होते हुए भी ये सिर्फ सबसे लो येलो स्तर की ही है। अगर ये ऐसी है तो इसके ऊपर ब्लैक लेवल तकनीकों, धरती लेवल तकनीकों और आसमान लेवल तकनीकों की ताकत क्या होगी? अभी राहुल इस तकनीक की ताकत को देखकर इंप्रेस हो ही रहा था कि तभी उसे तुरंत कुछ समझ आ जाता है, जिसके कारण उसके चेहरे के हैरानी वाले एक्सप्रेशन बदलकर निराशावादी हो जाते हैं और वो बोलता है, ये तकनीक ताकतवर तो है, पर ये ताकतवर सिर्फ जादू और तलवारों, मैजिक एंड स्वॉर्ड वर्ल्ड की दुनिया के लिए है, ना कि इस कल्टीवेशन वाली दुनिया के लिए, क्योंकि इस तकनीक में सिर्फ शरीर के बल और फुर्ती का ही इस्तेमाल हो रहा है, ना कि आध्यात्मिक ऊर्जा का। और इस चीज के समझ आते ही वो इस तकनीक को नजरअंदाज करके दूसरी तकनीकों के बारे में पढ़ने लगता है। पर जैसे जैसे वो इन तकनीकों के बारे में पढ़ते जाता है वैसे वैसे ही उसे इन तकनीकों में कुछ ना कुछ कमियां नजर आने लगती हैं, जो लड़ाई के वक्त काफी घातक साबित हो सकती थी। और इन सब को पढ़कर उसे ये भी समझ आ जाता है कि सिस्टम ने इन्हें सबसे कम लेवल येलो स्तर पर क्यों रखा है। ये समझ आते ही वो येलो स्तर की तकनीकों से ब्लैक लेवल की तकनीकों पर आ जाता है और उन्हें देखने लगता है। ब्लैक लेवल तकनीकें। थरी ब्लेड अग्नि विद्या 5 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। लकड़ी तत्व उपचार विद्या 5 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। भूमि तत्व भूकंप मुक्का तकनीक 7 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। डांसिंग तलवार विद्या 7 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस बार जैसे जैसे वो इन तकनीकों का नाम पढ़ते जा रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों की एक भू गुस्से से उठती जा रही थी और कुछ देर और उन तकनीकों के नाम को पढ़ने के बाद राहुल गुस्से से चिल्ला उठता है, ये क्या बकवास है, ये इन तकनीकों के नाम इतने बेकार क्यों है? अगर मैं इन तकनीकों को लड़ाई में इस्तेमाल करूंगा तो मैं सख्त एक्टिंग कैसे कर पाऊंगा, और अगर मैं सख्त एक्टिंग ही नहीं कर पाया तो मुझे पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? और इतना बोलकर राहुल ब्लैक लेवल तकनीकों को छोड़कर उससे हाई धरती लेवल की तकनीक को देखने लगता है। राहुल का सिंपल था कि अगर तकनीक का नाम बढ़िया और कूल होगा जिससे वो सख्त एक्टिंग कर पाएगा तभी वो उस तकनीक का डिस्क्रिप्शन पढ़कर उसको खरीदेगा, वरना वो तकनीकों को देखते ही इग्नोर कर देगा। अभी राहुल धरती स्तर की तकनीकों को देख रहा था जिनकी प्राइस की शुरुआत ही 10 सख्त एक्टिंग पॉइंट से हो रही थी, पर फिर भी राहुल इसके महंगे होने को इग्नोर करके तकनीकों को आगे देखना शुरू कर देता है। इस बार उसे अच्छी और ताकतवर तकनीकें अच्छे और कूल नाम के साथ देखने को मिल रही थी। धरती लेवल स्तरीय तकनीकें। पुरातन काल भगवानों की तलवार विद्या लो धरती लेवल तकनीक। इस तलवार विद्या को पूरे तरीके से सीख लेने के बाद इसका धारी होस्ट अपनी तलवार के एक प्रहार से ही पहाड़ों को बीच में से चीर सकता है। प्राइज 10 एक्टिंग सख्त पॉइंट्स। पुरातन काल भगवानों की धनुष विद्या लो लेवल तकनीक। इस धनुर्विद्या को पूरे तरीके से सीख लेने के बाद इसका धारी होस्ट अपने धनुष के एक प्रहार से ही ड्रैगन की आंख को भेद सकता है। प्राइज 10 एक्टिंग सख्त पॉइंट्स।
सर्वोपरि महान बिजली की तकनीकें मध्यम लेवल तकनीक। इस तकनीक को पूरी सीखने के लिए सबसे पहले तो होस्ट के पास आग और पानी की आध्यात्मिक जड़ होनी चाहिए। दूसरा, इस तकनीक को सीखने के लिए होस्ट को बारिश के मौसम में आसमान में उत्पन्न होने वाली बिजली को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना होगा और फिर इस तकनीक की प्रैक्टिस करनी होगी, और जब होस्ट इस तकनीक को पूरी तरीके से सीख लेगा तो वो इसके एक बिजली के प्रहार से ही पूरी जगह को खत्म करने में सक्षम होगा। प्राइज 15 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक, हाई लेवल तकनीक। इस तकनीक के प्रैक्टिस करने से होस्ट की ताकत ड्रैगन के पहले फॉर्म में होस्ट के हमले की ताकत 1 गुना से बढ़ जाएगी। दूसरे फॉर्म में होस्ट के हमले की ताकत 2 गुना बढ़ जाएगी। तीसरे फॉर्म में होस्ट के हमले की ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। चौथी फॉर्म में होस्ट के हमले की ताकत 4 गुना बढ़ जाएगी। 9th फॉर्म में होस्ट के हमले की ताकत पूरी 9 गुना बढ़ जाएगी और होस्ट इस ताकत से धरती और आसमान की सबसे शुद्ध ऊर्जा का इस्तेमाल करके आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त एक 9 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन किंग को बुला सकता है। प्राइज 20 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स। इन सब तकनीकों को पढ़कर राहुल काफी हैरान और एक्साइटेड हो जाता है कि इस सिस्टम में इतनी खतरनाक तकनीकें भी उपलब्ध हो सकती है, और उसका मन तो सभी की सभी तकनीकों को खरीदने का कर रहा था। पर वो इस वक्त अपने गरीब होने की वजह से सिर्फ एक ही तकनीक को खरीद सकता था। पर वो अपने मन ठान लेता है कि वो इन तकनीकों को बाद में जब उसके पास पॉइंट्स होंगे तो जरूर खरीदेगा। पर अभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो इनमें से किस तकनीक को खरीदे जो उसके लिए बेस्ट हो सकती है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उन तकनीकों के डिस्क्रिप्शन को फिर से पढ़ने लगता है। और कुछ देर उन तकनीकों को अच्छे से पढ़ने के बाद वो अपने लिए 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक को चुन लेता है, क्योंकि बाकी जितनी भी तकनीकें थी जैसे तलवार वाली तकनीकें, धनुष वाली तकनीकें, उनके लिए राहुल को अलग से सिस्टम से एक ताकतवर हथियार खरीदने की जरूरत थी, जो अभी राहुल बिल्कुल भी खरीदने के काबिल नहीं है। और रही बात बिजली वाली तकनीक की, तो उसको सीखने के लिए पता नहीं राहुल को कितनी बारिशों से बिजली को ग्रहण करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, जो राहुल के पास बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वो इस तकनीक को खरीदने का डिसाइड करके सिस्टम को इस तकनीक को खरीदने की कमांड दे देता है, जिसके बाद उसके सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। डिंग, क्या आप इस 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन स्ट्रेंथनिंग तकनीक को 20 सख्त एक्टिंग पॉइंट से खरीदना चाहते हैं? हाँ, नहीं। जिसको देखते ही राहुल हाँ पर क्लिक कर देता है और उसके हाँ के बटन को क्लिक करते ही उसके शरीर में एक अलग ही शक्ति जादुई तरीके से उत्पन्न होने लगती है और उसका शरीर इस वक्त गोल्डन रंग से चमकने लगता है। फिर जैसे ही ये सारी चेंजेस पूरे होते हैं, वैसे ही राहुल को अपने अंदर एक अलग ही ताकत महसूस होने लगती है और वो झट से अपने सिस्टम को खोलकर अपनी इंफॉर्मेशन को चेक करता है। होस्ट राहुल शर्मा। कल्टीवेशन स्टेज, फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज, छोटी बढ़ोतरी। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 200/2000। स्किल्स, कल्टीवेशन स्किल शुरुआती लेवल, ड्रैगन स्किल की पहली फॉर्म, कंट्रोल प्रोग्रेस 0%। सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 5। जॉब, कोई भी नहीं। स्टेटस, अग्नि प्रदेश का राजकुमार जमाई। अपनी इंफॉर्मेशन को देखकर राहुल संतुष्टि से अपने सर को हाँ में हिलाता है और वो उन बचे 5 एक्टिंग पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं छूता है, क्योंकि वो इनको बाद में चोट लगने पर ठीक होने में इस्तेमाल करना चाहता था। अभी वो अपने सर को हाँ में हिला ही रहा था कि तभी राहुल का ध्यान सिस्टम की स्टोरेज में रखे बड़े तोहफे पर जाता है, जिसे देखते ही राहुल को याद आता है कि उसे कुछ देर पहले उसके फाउंडेशन स्टेज पर जाते ही ये बड़ा तोहफा सिस्टम के द्वारा इनाम में मिला था, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, हम जैसा सिस्टम ने बताया था कि जब भी मैं अगले स्टेज पर जाऊंगा तो मुझे सिस्टम एक बड़ा तोहफा देगा, तो इसके हिसाब से मुझे अगला बड़ा तोहफा कोर बेयरिंग स्टेज पर पहुंचने पर मिलेगा। पर वो जल्द ही इस ख्याल को साइड करके उस तोहफे को टच कर देता है, जिसको टच करते ही उसके सामने एक बड़ा तोहफा सामने आ जाता है और उसे सामने सिस्टम की एक नोटिफिकेशन भी दिखाई देती है। डिंग, क्या होस्ट राहुल इस बड़े तोहफे को अभी खोलना चाहेंगे? हाँ, नहीं। जिसको देखते ही राहुल अपने मन में बोलता है, हम इसमें से क्या निकलेगा, एक खूबसूरत बॉडीगार्ड या एक दिव्य अस्त्र? हाँ, एक स्ट्रांग बूढ़े दादाजी भी निकल सकते हैं जो मुझे मार्शल आर्ट सिखाएंगे, या फिर एक पालतू ड्रैगन भी निकल सकता है जो मेरे इस एडवेंचर में मेरा साथी बनेगा। हम कुछ भी हो सकता है। और इतना सोचने के बाद राहुल बड़ी ही उम्मीद के साथ उस हाँ के बटन को क्लिक करता है, जिससे वो गिफ्ट खुल जाता है और उसमें से बहुत ही तेज अलग अलग रंग की रोशनी निकलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पैन गांव से कुछ दूर किसी दूसरे पहाड़ पर बसे दूसरे गांव के ठीक बाहर एक हटे कट्टे गुंडे जैसे दिखने वाले लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा होकर कुछ बहुत ही ज्यादा सीरियस डिस्कस कर रहा था कि तभी उनकी तरफ एक आदमी भागे हुए आता है, जिसको वहां देखकर उस ग्रुप के सेंटर में खड़ा हुआ लीडर पूछता है, रमेश, तुम ऐसे क्यों भागे भागे आ रहे हो? कहीं जिस बड़े जंगली जानवर को हमने उस पैन गांव की तरफ भेजा था, क्या उसने उस गांव को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है? उद्धरण चिन्ह। जिसको सुनकर रमेश थोड़ा घबराते हुए बोलता है, जी बॉस, वो जंगली जानवर उस गांव में पहुंचा तो था, पर जब मैं उसके पीछे थोड़ी देर बाद गांव के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो जंगली जानवर किसी तरीके से पहले ही वहां मरा पड़ा था, जिसे पैन गांव के लोग अपने गांव की तरफ बांध कर ले जा रहे थे। जिसको सुनते ही उसके बॉस की आंखें छोटी हो जाती हैं, पर फिर तुरंत ही कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, ये हो सकता है कि उस जंगली जानवर के उस गांव में पहुंचने से पहले ही किसी और बड़े जानवर ने उसे मार दिया होगा और जिसके शरीर को अब वो गांव वाले अपने साथ लेकर जा रहे होंगे, वरना जिसको हमारे गांव के ताकतवर लोग नहीं मार पाए उसे वो कमजोर पैन गांव के लोग कैसे ही मार पाएंगे? पर अब वो जानवर मर ही चुका है तो उसके शरीर पर सबसे पहले हमारे गांव वालों का हक बनता है, जिसे हमने पहले लड़ाई में घायल किया था। जिसे सुनकर वो साइड में खड़े लोग भी अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिसे देखकर उनका बॉस हंसते हुए बोलता है, जो हमारा है उस पर वो पैन गांव के कमजोर लोग कैसे कब्जा कर सकते हैं? आओ चले साथियों अपनी चीज को उनसे वापस लेने। और ये बोलते वक्त उसकी आंखों में लालचपन को साफ देखा जा सकता है और उसकी इस बात पर बाकी गांव वाले भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अपने हाथों में हथियार लेकर पैन गांव की तरफ बुरे इरादों के साथ बढ़ने लगते हैं। एपिसोड 10 रिसाइकलिंग फंक्शन।
कोष्टक। अब तक सिस्टम में मौजूद बड़े तोहफे को देखते ही राहुल को याद आता है कि उसे अभी कुछ देर पहले ही सिस्टम की तरफ से उसे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर लेवल अप होने पर ये इनाम मिला है, जिसको राहुल बहुत ही उम्मीदों और एक्साइटमेंट से खोलता है। अब आगे राहुल के सिस्टम को उस तोहफे को खोलने की कमांड देते ही वो बड़ा तोहफा खुल जाता है, जिसमें से काफी अलग अलग रंग की रोशनी निकलने लगती है, जिसको देखकर राहुल की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और वो अपने मन में सोचता है, इस तोहफे में से इतनी बढ़िया बढ़िया रंग की रोशनी निकल रही है, पक्का कुछ बढ़िया ही होगा। अभी राहुल उस तोहफे से निकल रही रोशनी को देखकर अपने अलग अलग सपनों को संजो ही रहा था कि उस तोहफे से निकल रही रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है और उसे सामने सिस्टम की नोटिफिकेशंस दिखाई देती हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को उसे इनाम में सिस्टम ने एक लॉक्ड फंक्शन रिसाइकिल फंक्शन अनलॉक करके दिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को उसे इनाम के तौर पर एक भेस बदलने वाला टोकन दिया गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट राहुल को इनाम के तौर पर एक डिवाइन टेलीपोर्टेशन टोकन प्राप्त करने के लिए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट उद्धरण चिन्ह। इन सभी इनामों को देखकर राहुल का मुंह बन जाता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या बकवास चीजें दी है, मेरी खूबसूरत बॉडीगार्ड कहाँ है और मेरे मार्शल आर्ट मास्टर दादू किधर है, मेरा दिव्य अस्त्र और मेरा प्यारा ड्रैगन किधर है, ये किस गधे ने इस घटिया चीज का नाम बड़ा तोहफा रखा है, ऐसी चीजों को डस्ट खैर छोड़ो, मुझे कुछ भी नहीं बोलना ऐसी घटिया चीजों के बारे में, इससे मेरा ही मूड खराब होगा। इतना बोलकर राहुल थोड़ी लंबी सांसें लेता है और अपने आप को शांत करने लगता है। कुछ देर अपने आप को शांत करने के बाद राहुल पहले इनाम भेस बदलने के टोकन को टच करके उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने लगता है। भेस बदलने वाला टोकन, इस टोकन का इस्तेमाल करके आप किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं। वो रूप बिल्कुल उस इंसान की नकल होगा। उसका चेहरा, रंग, बाल, शरीर का साइज, हाइट और उसकी आदतें तक बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएंगी और इसका प्रभाव सिर्फ 2 घंटे तक ही रहेगा। नोट 1, इस टोकन के इस्तेमाल से उस इंसान की ताकत की नकल नहीं की जा सकती। 2, ये भेस सिर्फ इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर और उससे नीचे के कल्टीवेटर्स के लिए ही प्रयोगकारी होगा, क्योंकि इससे ताकतवर कल्टीवेटर्स इस भेस में से आपको तुरंत ही पहचान लेंगे और ये टोकन उनके लिए प्रभावहीन हो जाएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी राहुल इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ ही रहा था कि उसका ध्यान इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर पर जाता है और ऐसा होते ही उसके मन की यादों में तुरंत ही सभी कल्टीवेशन स्टेजेस की इंफॉर्मेशन आ जाती है। सबसे पहले ची रिफाइनिंग स्टेज, फिर फाउंडेशन स्टेज, कोर बेयरिंग स्टेज, गोल्डन कोर स्टेज, ओरिजिन इन्फेंट स्टेज, इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, वॉर ट्रेनिंग स्टेज, बॉडी यूनिटी स्टेज, क्रॉसिंग कैलिमिटी स्टेज और महानाया स्टेज, ग्रेट व्हीकल स्टेज, और इन सभी 10 बड़े स्टेजेस में इनके छोटे 10 लेवल होते हैं। इन कल्टीवेशन स्टेजेस के बारे में याद आते ही राहुल को पता चलता है कि ये टोकन काफी ताकतवर है, क्योंकि इसके भेस में से इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का ताकतवर कल्टीवेटर भी उसे पहचान नहीं पाएगा। इस चीज का एहसास होते ही राहुल का जो मूड खराब हुआ था वो अब काफी सही हो जाता है और वो बोलता है, ये बिल्कुल सही चीज है मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा सख्त एक्टिंग करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इस चीज का इस्तेमाल करके मैं इस देश के राजा का भेस ले लूंगा जो अभी इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर ही है, तो मैं बहुत से सख्त एक्टिंग पॉइंट कमा पाऊंगा। पर इसमें एक ही खराब चीज है कि ये सिर्फ 2 ही घंटे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कम से कम 1-2 साल के लिए तो होना ही चाहिए था। फिर इस चीज के फायदे को समझने के बाद राहुल अपने सिस्टम की स्टोरेज में दूसरे इनामों को चेक करने लगता है। डिवाइन टेलीपोर्ट टोकन, 9 फॉर्म्स ऑफ ड्रैगन। इन सब में से पहले डिवाइन टेलीपोर्टेशन टोकन को देखकर राहुल अपने सर को हाँ में हिलाता है, पर उसके डिस्क्रिप्शन को चेक नहीं करता है, क्योंकि वो ऐसे ही 2 टोकन्स का इस्तेमाल पहले भी बचने के लिए कर चुका है। इसके बाद वो अपने तीसरे तोहफे को ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता है, जिससे वो काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे जहां तक याद है उसे बड़े तोहफे में से पूरे 3 इनाम मिले थे। अभी वो अपने तीसरे इनाम को दोबारा ढूंढ ही रहा था कि उसे याद आता है कि तीसरा इनाम कोई चीज नहीं थी, बल्कि वो तो सिस्टम का एक नया फंक्शन था। जिसके याद आते ही राहुल सिस्टम के नए रिसाइकलिंग फंक्शन को खोलता है और उसकी डिस्क्रिप्शन को चेक करने लगता है। रिसाइकलिंग फंक्शन, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके होस्ट अपनी फालतू चीजों को रिसाइकिल कर सकता है और इसमें जो भी चीज रिसाइकिल होगी उसके बदले में सिस्टम आपको उस चीज का एसेंस, उसका मूल आधार देगा। जैसे अगर आप किसी शस्त्र जैसे तलवार को रिसाइकिल करोगे तो सिस्टम उसके बदले होस्ट को तलवार रिफाइनिंग का एसेंस देगा, जिसकी मदद से होस्ट की तलवार बनाने की स्किल में काफी बढ़ोतरी होगी। और ऐसे ही अगर होस्ट किसी पिल को रिसाइकिल करेगा तो सिस्टम उसे दवाई बनाने का एसेंस देगा, जिससे होस्ट की पिल्स और पोशन बनाने की स्किल में बढ़ोतरी होगी। और इसी तरीके से होस्ट अगर किसी तकनीक को रिसाइकिल करेगा तो उसे स्किल्स रिफाइनिंग एसेंस दिया जाएगा, जिसकी मदद से होस्ट किसी भी तकनीक स्किल्स को जल्दी से मास्टर कर पाएगा। नोट, इन एसेंस के इस्तेमाल से होस्ट की कल्टीवेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ होस्ट की स्किल्स को सुधारने में काम आएंगे। जैसे ही राहुल इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है तो उसे ये एहसास होता है कि ये फंक्शन उसके बहुत ही ज्यादा काम का है, क्योंकि अब स्किल्स एसेंस से वो अपनी ड्रैगन वाली तकनीक को बहुत ही जल्द पूरी तरीके से मास्टर कर सकता है। इस चीज के फायदों का एहसास होते ही राहुल बोलता है, ये फंक्शन बिल्कुल सही टाइम पर मिला है मुझको। मैं वैसे भी किसी कूड़े वाले खो मेरा मतलब किसी तरीके को ढूंढ रहा था जिससे मैं उस सेलेस्टियल सेक्ट के खजाने से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाऊं, क्योंकि इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल तो मैं अकेले वैसे भी नहीं कर सकता हूं। और इतना बोलकर राहुल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि ये फंक्शन उसके आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। इसकी मदद से वो जितनी चाहे उतनी स्किल्स को सीख सकता है। अब सिस्टम के सभी इनामों को देखने के बाद राहुल संतुष्टि के साथ सिस्टम को बंद कर देता है और उसे इस वक्त सेक्ट के सभी खजानों को रिसाइकिल करने की अभी कोई भी जल्दी नहीं थी। सिस्टम को बंद करते ही वो घर के पीछे की नदी में नहाने के लिए चला जाता है, क्योंकि अब उससे दवाइयों की वो स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो अपने साथ पलवी की वो लाल सलवार भी धोने के लिए ले जाता है।
कुछ देर बाद नहाने और उस सलवार को धोने के बाद और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे सूखा लेने के बाद राहुल उस घर से बाहर निकलकर पल्लवी अभी जिस दूसरे घर में रुकी हुई थी उस तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे अपने हाथ में पकड़ी पल्लवी की वो लाल सलवार उसे वापस करनी थी। अभी राहुल गांव के रास्तों पर चलते हुए पल्लवी के घर जा ही रहा था कि आसपास के सभी लोग उसे हीरो बुलाकर उसकी तारीफ और उसे देखकर एक स्माइल कर रहे थे, जिसको देखकर राहुल को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। और इस फीलिंग को महसूस करते हुए राहुल उन लोगों को देखकर बोलता है, आगे से किसी भी जंगली जानवर को मारना हो तो आप सब मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। और इतना बोलकर राहुल भूलकर अपने उसी हाथ को हवा में हिलाता है जिसमें उसने पल्लवी की उस सलवार को पकड़ा हुआ था, जिसको देखते ही वो गांव वाले पल्लवी की उस लाल सलवार को पहचान लेते हैं और उनके चेहरे पर एक मीनिंग वाली तिरछी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखते ही राहुल इस स्माइल का मतलब समझ जाता है और वो तुरंत ही उस हाथ की नीचे कर लेता है और उसका चेहरा शर्म से इस वक्त पूरा लाल हो गया था। और वो अपने मन में बोलता है, ये कितना ज्यादा शर्मनाक है, पर इन सब में एक अच्छी बात है कि ये गांव वाले बहुत ही ज्यादा दयालु और अच्छे हैं, जिन्होंने उसे लड़की के कपड़े चुराने पर उसे पीटा नहीं। वहीं अभी राहुल उसी लाल चेहरे के साथ रास्ते पर आगे चल ही रहा था कि तभी एक छोटा लड़का रास्ते में उसके सामने आकर उसे रोक देता है और उसके हाथ में पकड़ी उस सलवार की तरफ इशारा करके बोलता है, भैया मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ये लड़कियों के द्वारा पहने जाने वाला कपड़ा है, पर इसे आपने क्यों पहना था अभी कुछ देर पहले। उद्धरण चिन्ह। उस बच्चे के सवाल को सुनकर राहुल को अब इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसका मन चुल्लू भर पानी में डूबने का कर रहा था। वहीं जैसे ही वो बच्चा राहुल से इस सवाल को पूछता है तो उसकी तरफ तुरंत ही एक गांव वाला बढ़ता है और उस बच्चे को उठाकर राहुल के रास्ते से साइड कर देता है और उसको साइड करने के बाद वो गांव वाला राहुल को देखकर बोलता है, ही छोटे भाई वो तो छोटा बच्चा है, उसे समझ नहीं है कि उसे कब क्या बोलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उस गांव वाले की बात को सुनकर राहुल का मुंह बन जाता है और वो अपने मन में बोलता है, बच्चा है तो बोलने की समझ नहीं है, ये क्या बकवास है, बोलने की समझ नहीं है पर दूसरों का मजाक कैसे उड़ाना है, इसकी समझ अच्छे से है। और इतना बोलकर राहुल उन सब लोगों को इग्नोर करके पल्लवी की घर की तरफ तेज कदमों से चलने लगता है। कुछ देर बाद एक घर में पल्लवी अभी अपने घर में बैठकर अपने कुछ कपड़ों को सिल ही रही थी कि उससे तुरंत ही अपने घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जिसे सुनते ही पल्लवी अपने बिस्तर से उठकर अपने दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे को खोल देती है। दरवाजा खोलते ही जैसे पल्लवी अपने सामने राहुल को देखती है तो वो थोड़ी चौंक सी जाती है, पर जल्द ही वो अपने आप को नॉर्मल कर लेती है। पर इससे पहले कि पल्लवी राहुल से उससे यहाँ आने का कारण पूछ पाती कि उसकी नजर राहुल के हाथ में पकड़ी हुई उसकी सलवार पर पड़ती है, जिसको देखते ही उसे पहले वाली चीजें याद आ जाती है और उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वहीं जैसे ही राहुल पल्लवी को उस सलवार की तरफ देखते हुए देखता है तो उसका चेहरा भी लाल हो जाता है और इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बचने के लिए राहुल जल्दी से आगे बढ़कर वो लाल सलवार पल्लवी के हाथों में जबरदस्ती पकड़ा देता है और घर की दूसरी तरफ जाकर खिड़की से बाहर देखने लगता है। वहीं उस सलवार को अपने हाथों में पकड़ते ही पल्लवी को ये पता चल जाता है कि राहुल ने उसकी सलवार को खुद धोया है, जिसके एहसास से उसे अपने पेट में गुदगुदी सी होती हुई महसूस होती है और वो लाल चेहरे और चेहरे पर एक स्माइल के साथ राहुल से पूछती है, राहुल तुमने मेरी सलवार को क्यों धो दिया, मैं भी तो इसको धो सकती थी। जिसके जवाब में जैसे ही राहुल कुछ बोलने वाला होता है वैसे ही उसे घर के बाहर से गांव वालों का बहुत ही तेज शोर सुनाई देता है, जो सुनते ही राहुल को बाहर कुछ गड़बड़ लगती है और वो पल्लवी की तरफ देखकर बोलता है, पल्लवी ये आवाजें कैसी, कहीं गांव में फिर से तो कोई जंगली जानवर नहीं आ गया है, मुझे जल्दी से जाकर देखना चाहिए। और इतना बोलते ही राहुल तुरंत उस घर से बाहर की ओर भाग जाता है। वहीं जैसे ही पल्लवी राहुल की इस बात को सुनती है तो वो राहुल की चिंता करते हुए बोलती है, राहुल तुम पर इससे पहले कि पल्लवी अपनी बात को पूरा कर पाती कि उसे एहसास होता है कि राहुल पहले ही घर से बाहर भाग चुका है, जिसे देखकर वो भी राहुल के पीछे उसकी चिंता में भागती है। तो लिसनर्स आपको क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? क्यों हो रही है गांव के बाहर ये आवाजें और हलचल? क्या जैसे राहुल का अनुमान है वैसे ही बाहर कोई जंगली जानवर आया हुआ है कि आए हैं वो गलत इरादों वाले दूसरे गांव के लोग? इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी के अगले एपिसोड सिर्फ और सिर्फ जेके स्टोरी चैनल पर। और हाँ, अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी जेके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।